होगा, तो एफ डॉट डी एक्स कर देंगे, इंटीग्रल ले लेंगे और एफ एक्स के ग्राफ से मतलब एरिया निकालेंगे तो वर्क डन मिल जाएगा। पावर दिया हुआ इन टर्म्स ऑफ टाइम, तो पावर को इंटीग्रेट कर देंगे, तो इंटीग्रेट करने से अगेन वर्क डन मिल जाएगा। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्स मिल जाएगा। इसके अलावा क्वेश्चन 6 टाइप में वहाँ से पोजीशन इन टर्म्स ऑफ टाइम दिया होगा, तो वहाँ से वेलोसिटी निकालेंगे, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी निकाल के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, वर्क डन मिल जाएगा। इसके अलावा वी और टी वाला ग्राफ रहेगा, वीटी ग्राफ रहेगा, इनिशियल और फाइनल टाइम पे इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी निकाल लेंगे। इसके अलावा वी अल्फा रूट एक्स दिया होगा इक्वेशन की टर्म्स में, क्वेश्चन इनिशियल और फाइनल क्वेश्चन डाल के यू भी निकाल लेंगे। इसके बाद एफ इन टर्म्स ऑफ एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया होगा, इंटीग्रेट कर देंगे तो भी निकाल लेंगे, इनिशियल टाइम पे यू और फाइनल टाइम पे वी। एफ टी ग्राफ दिया तो एफ टी ग्राफ से इक्वेशन बना करके और फाइनली काइनेटिक एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का स्लोप से क्या निकल जाता है, फोर्स, या एफ इंटू एक्स इक्वल टू, तो डेट विल बी काइनेटिक एनर्जी। तो ये हमने ऑलरेडी कर रखा था। हर एक लोगों को जैसे ही इन्होंने 1 से 12 तक बता दिया, हर एक लोगों को याद होना चाहिए। अगर याद नहीं है जिनको तो याद करें आप। नेक्स्ट पार्ट क्या कर रहे थे, अपने वर्क एनर्जी थ्योरम का एप्लीकेशन कर रहे थे। क्या बोला जा रहा है, याद होगा कल एग्जांपल वर्क एनर्जी थ्योरम का दिया था, जहाँ पे राइट साइड में तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज मेजर कर रहे थे और लेफ्ट में क्या कर रहे थे, तो डेट विल बी वर्क डन बाय ऑल फोर्स लिख रहे थे। क्या एग्जाम्पल दिया था, तो कर्व ट्रैक था। क्या था हमारा, कर्व ट्रैक था और लाइक रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन था। रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये स्मूथ था, ये कर्व्ड था, ये स्मूथ था और ये रफ था। ये साइड से ऑब्जेक्ट को रिलीज किया गया था, ये साइड से रिलीज किया गया और यहाँ फाइनली स्टॉप हो गया। ये साइड से रिलीज किया गया तो वर्क डन बाय, तो ऑल फोर्स में ग्रेविटी आ रहा था और क्या आ रहा था, रफ सरफेस पे तो फ्रिक्शन आ रहा था, माइनस म्यू एम जी डी इजिकल टू कितना, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0। यहाँ से म्यू और एच और एक्स में रिलेशन आ गया था, म्यू एच एंड डी में रिलेशन आ गया था। कोई 2 वैल्यूज दे रहेंगे, तीसरा निकालो। इसी का दूसरा पार्ट होता है क्या करेगा, यहाँ पे तो कर्व ट्रैक पे नहीं गिराएगा, हवा में गिराया गया। देखो इधर क्या गिराया गया, ऑब्जेक्ट को तो एयर में रिलीज किया गया। एयर क्या है, तो एयर का तो रिलीज किया गया। एयर रेसिस्टेंस को नेग्लेक्ट करना है, क्या करना है। बाकी यहाँ पे गिरता तो कहाँ पे गिर रहा है, ये सैंड पे गिर रहा। यहाँ पे क्या, सैंड है, बालू है। ये मान लो थोड़ी देर नाइफ है, क्या ये, तो नाइफ गिरेगा तो क्या करेगा, ये सैंड में गिरता है तो क्या करता है, उसके अंदर कुछ इंटर कर जाएगा, पेनिट्रेट कर जाएगा। तो बोला कि यहाँ से रिलीज कर गया नाइफ को और इसके अंदर कितना, तो डी पेनिट्रेट कर गया। कितना पेनिट्रेट हो गया, कैपिटल डी पेनिट्रेशन हो गया और जाकर रुक गया। फाइनली क्या हो गया, ये नाइफ कैपिटल डी डिस्प्लेसमेंट करने के बाद, कहाँ पे कैपिटल डी डिस्प्लेसमेंट करने के बाद, सैंड के अंदर क्या कर गया वो, तो स्टॉप कर गया। तो कैपिटल, और सवाल ये है कि सैंड के द्वारा रेसिस्टिव फोर्स कितना ऑफर किया गया, दिस इज एच, दिस इज डी। रेसिस्टिव फोर्स ऑफर्ड बाय सैंड, वहाँ पे रिलीज किया गया, फाइनली स्टॉप हो गया। दिस इज यू 0, फाइनली भी 0। समझ आ गई बात। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का यहाँ से यहाँ तक वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देंगे। राइट साइड में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना लिख देंगे, इनिशियल भी 0, फाइनल भी 0, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0। यस गुड बोलेंगे। ग्रेविटी का वर्क कहाँ से यहाँ तक होगा, तो फोर्स कितना है mg और डिस्प्लेसमेंट h प्लस डी। तो ग्रेविटी का वर्क mg h प्लस डी प्लस में आएगा। एंड सैंड के अंदर जब घुसोगे तो सैंड क्या ऑफर कर रहा है, रेसिस्टिव फोर्स ऑफर कर रहा है। रेसिस्टिव फोर्स के द्वारा वर्क डन जो होगा, तो जा रहा है अंदर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है और फोर्स कहाँ लग रहा है, तुम्हें पता होगा रेसिस्टिव फोर्स वेलोसिटी का अपोजिट लगता है। तो जो सैंड ऑफर कर रहा है फोर्स, उसको एफ मान लें, तो एफ एंड डी और निगेटिव में होगा। ग्रेविटी का वर्क डन एम जी एच प्लस डी किस में होगा, ये ऐसा ही क्वेश्चन बना लेंगे, एफ की वैल्यू निकल कर जाएगी। डायरेक्ट, हाँ ये एयर लाइक जो सैंड है फ्रिक्शन फोर्स ऑफर कर रहा है वही है ये, उसके अंदर घुसेगा तो सैंड का फ्रिक्शन लगेगा ना। वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहे हैं, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। यहाँ से नाइफ को रिलीज किया, फाइनली सैंड के अंदर ये हवा में कैपिटल एच गिरा और फाइनली कैपिटल डी, तो
लाइक डिस्प्लेस होने के बाद स्टॉप कर गया, तो बोला कि इसके अंदर स्टॉप हो जाने का मतलब यहाँ पे कोई रेसिस्टिव फोर्स लगाया होगा, वही रेसिस्टिव फोर्स कितना लग रहा है वो निकालना। तो यहाँ से यहाँ तक कितने फोर्स हैं, तो एक तो बोलेंगे ग्रेविटी है और दूसरा यहाँ पे लाइक सैंड का रेसिस्टेंस है। तो ये लोग मिलके क्या कराएंगे, इस रास्ते में पूरा वर्कन कराएंगे। तो ग्रेविटी का वर्कन लिख दिया और सैंड के द्वारा जो रेसिस्टिव फोर्स लग रहा है उसका वर्कन लिख दिया। तो ये वर्कन बाय ऑल फोर्स आ गया, डेट विल इक्वल टू, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो और इनिशियल भी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो लिख दिया गया। एफ की वैल्यू निकल के आ जाएगी। जो पहले हॉरिजॉन्टल सरफेस पे किसका कौन सा रोल कर रहा था, फ्रिक्शन कर रहा था, वही रोल यहाँ पे कौन प्ले कर रहा है, सैंड का रेसिस्टेंस कर रहा, कौन कर रहा है, समझ आ गया होगा। तो कैपिटल एफ की वैल्यू यहाँ से आइडेंटिफाई कर लोगे, जो भी आएगा तो रख लोगे, WMG आगे फर्दर कर लोगे तुम। एयर रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय सैंड, यस यस, एयर रेसिस्टेंस निगलेक्ट करता है। अगर एयर रेसिस्टेंस अगर लेना चाहते हैं, क्या लेना चाहते हैं, अगर भाई देखो सवाल में एयर रेसिस्टेंस ही बोला, एयर का भी रेसिस्टेंस कंसिडर करना है, तो एक और टर्म लिख लो, एयर रेसिस्टेंस का भी वर्कन लिख लोगे। अगर एयर रेसिस्टेंस काउंट करना, एयर रेसिस्टेंस है, पिछले वाले केस में तो इग्नोर किया था, यहाँ पे अगर एयर रेसिस्टेंस भी है, फिर से चेक काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना, ग्रेविटी का वर्कन बोलेगा, एयर रेसिस्टेंस का वर्कन माइनस FH और सैंड के द्वारा रेसिस्टेंस का वर्कन, क्या सही क्वेश्चन बन जाएगा। लेफ्ट साइड में जितने भी फोर्सेज है सबका वर्कन लिखोगे, राइट साइड में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिखोगे, वर्क एनर्जी थ्योरम का एप्लीकेशन। ये हर एक किताब में तो इन दोनों में से कोई एक सवाल होगा, आइदर एयर रेसिस्टेंस को कुछ जगहों पे नेगलेक्ट करके पूछा गया है, या कुछ जगहों पे जो आजकल बन रहे हैं तो वहाँ पर एयर रेसिस्टेंस को भी लेकर के काम करा, जैसे पूछा जाएगा उसके अनुसार ये क्वेश्चन बना के तो आप आइडेंटिफाई कर लोगे। एयर रेसिस्टेंस कंसिडर करना, तो एक बार जैसे हवा में यूज कर लें, एक बार बोला कि उछाल दिया गया ऑब्जेक्ट को, क्या कर दिया गया, उछाल दिया गया, कितना मीटर पर सेकंड से उछाल दूँ, किसी ऑब्जेक्ट को उछालना है 10 मीटर पर सेकंड, आप बताएंगे कुछ 25, आप बताएंगे बगल वाले 20। तो ऐसे देख 3 लोगों से पूछा, तीनों अलग अलग बात बताइए। तो ऐसे किताबों में भी तो अलग अलग लोग लिखते हैं, अलग अलग वैल्यू लेके बनाया जाता है। किसी को 10 अच्छा लगता है, किसी को 25 अच्छा लगा, किसी को कितना अच्छा लगा, तो 20 अच्छा लगा, 10 25 20 10 मीटर पर सेकंड उछाल दिया, 20, कुछ भी लिख लें, जो मर्जी वो लिख लें, समझ आई बात नहीं है। ये जो है तो हाइपोथेटिकल वैल्यू है, कुछ भी लेके काम कर सकते हैं। तो आगे यहाँ पे वैल्यू दे रहा हूँ, यहाँ 10 मीटर पर सेकंड से उछाल दिया गया, 10 मीटर पर सेकंड से उछाल दिया गया, उछाल दिया गया, उछाल दिया गया, कितना मीटर राइज किया, ये 3 ही मीटर राइज किया, कितना मीटर छलांग मार पाया। तो क्या निकालना, तो एयर रेसिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है। फाइंड एयर रेसिस्टेंस फोर्स, फाइंड द एयर रेसिस्टेंस फोर्स, या वर्कन बाई एयर रेसिस्टेंस, वर्कन बाई एयर रेसिस्टेंस, पहले वर्कन बाई एयर रेसिस्टेंस ही निकालना है। समझ आई बात। यहाँ से उछाला 10 मीटर पर सेकंड से, मैक्सिमम हाइट कितना गया 3 मीटर, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई 0, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई 0 हो गई, ठीक है। या इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल 0 इनिशियल, तो m/2 स्पीड का स्क्वायर, फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल। लेफ्ट हैंड साइड में वर्कन बाय ऑल फोर्स, वर्कन कौन कौन करेगा, ग्रेविटी, ग्रेविटी प्लस में माइनस में, माइनस में mgh माइनस mgh। हमें वर्कन बाय एयर रेसिस्टेंस निकालना है, तो वर्कन बाय फ्रिक्शन निकाल लिया। मास की वैल्यू मेंशन रहेगा सवाल में, यहाँ पे फिलहाल मास को तो 1 kg ले लेते हैं, दिया रहेगा ये वैल्यू कितनी है, ओके।
मास की वैल्यू 1 kg मेंशन रहेगा क्वेश्चन में, तो क्या लिख लिया -10 एंड 3 डेट विल 1/2 10 × 10 डेट विल -10। तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन निकल के आ जाएगा, डेट विल वर्क डन बाई एयर रेसिस्टेंस 20 माइनस आ रहा है। हाँ जी माइनस आ रहा है, माइनस रख लें। ये बता रहा है कि क्या आएगा हमारे पास, तो वर्क डन बाई एयर रेसिस्टेंस अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है। माइनस बस इतना ही काम कर रहा है कि जो एयर रेसिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट के किधर काम कर रहा है, अपोजिट में काम कर रहा है। माइनस साइन आना जो क्या बता रहा है, तो हमें जब इक्वेशन बनानी है तभी लिख देना चाहिए। नहीं वहाँ पे नहीं लिखेंगे, जब हमें निकालना होता है तो साइन कन्वेंशन नहीं लगाते हैं। हमें वर्क डन बाई फ्रिक्शन निकालना, एयर रेसिस्टेंस निकालना, तो हम ऐसे छोड़ देंगे, अपने आप ही साइन के साथ आ जाएगा। बट तो इसमें तो कैंसिल हो गया, इसमें भी नहीं आया। इसमें 30 माइनस 10 आया, इसमें तो पॉजिटिव 20 आया। +20 आ गया, प्लस आ रहा है माइनस आ रहा है। माइनस 20 आया। अच्छा ये क्या है, तो 10 × 10 100 हो जाएगा, 100/2 करेंगे 50 आएगा। माइनस साइन आना, माइनस साइन का आना बस इतना ही बता रहा है, क्या कर रहा है ये एयर रेसिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट अगेंस्ट काम कर रहा है। तो ये इसके लिए घर होमवर्क रूप में कर लेंगे जाकर आप। ये बोल रहा है कितना हाइट राइज किया, ये जो राइज कर गया हाइट तो 15 मीटर राइज कर गया। वर्क डन बाई एयर रेसिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। ये 18 मीटर राइज कर गया। घर पे जाकर कर लोगे 1 किलो मास 1 किलो। वैसे वैसे वैल्यू रखोगे, इक्वेशन बनाना आ गया कि राइट में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, लेफ्ट में तो वर्क डन बाई ऑल फोर्स, 2 फोर्स रहेंगे, ग्रेविटी का एक होता है उसका। वैसे वैसे कैलकुलेशन करोगे एग्जैक्टली आ जाएगा। किसी को कन्फ्यूजन है इक्वेशन बनाने में? तो नेक्स्ट वर्क एनर्जी थ्योरम का एप्लीकेशन नेक्स्ट लिखेंगे आप। ये बहुत ही फेमस है, ये काफ़ी जगहों पे तो काइनेमेटिक्स में ही क्वेश्चन दिया रहता है। फिलहाल जो है तो वर्क एनर्जी थ्योरम से हम लोग करेंगे तो जल्दी आ जाएगा, काइनेमेटिक्स से ही बन जाते हैं। ये बोला क्या, तो एक ऑब्जेक्ट को तो इंक्लाइंड सरफेस पर रिलीज करते हैं, बट इंक्लाइंड सरफेस क्या है हमारा, तो हाफ रफ है और हाफ स्मूथ है। आधा सरफेस क्या हमारा, ऊपर वाला जो वाइट दिख रहा है आपको, तो वो वाला रीजन क्या हमारा तो स्मूथ है, और जो येलो वाला हमारा डेट इज रफ। क्या सवाल का तो कंडीशन क्या है, तो आधा स्मूथ आधा रफ, यहाँ पे रफनेस है, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू, और यहाँ पे कितना 0। यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 है, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, म्यू है। क्या बोलते हैं, हाफ स्मूथ हाफ, फेमस क्वेश्चन है, नीट 2013 में पूछा गया था। बाकी वैसे भी पहले भी किताबों में लिखा हुआ था सब जगहों पे, और नीट 2013 में तो पूछ लिया गया। बाकी अब सब लोगों को तो पता ही है ये क्वेश्चन।
यहाँ पर रिलीज किया गया, फाइनली क्या करेगा वो, स्टॉप करेगा। तो tan थीटा और म्यू में रिलेशन बताना कि कितना म्यू की वैल्यू tan थीटा के कितने मल्टीपल्स में आ जाएगी, या tan थीटा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ म्यू निकालना। 4 ऑप्शन दिए हुए थे, क्लियर है ये। बहुत आसान केस है, क्या करेंगे, राइट साइड में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, फाइनल भी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना हो गया, 0 लिख दिया राइट साइड में। लेफ्ट साइड में देखिएगा आप, मैं बता रहा हूँ फंडा आपको क्लियर है। आपको लग रहा है कि कुछ टाइम लगेगा, लिख तो देंगे भी कि लेफ्ट साइड में वर्क डन जितनी भी फोर्स लिख देंगे वो भी कर लेंगे आप। तो एक बार अच्छे से देख लें, तो अगर कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट हो सकता तो हम कर लें। इम्पॉर्टेंट ये नहीं कि हम कर लेते हैं, हम इम्पॉर्टेंट क्या है हमारा, कितना कंफर्टेबली करते हैं और कितना फास्ट करते हैं, एक्यूरेट करते हैं। तो देख लेंगे यहाँ पे क्या कर लेंगे, थीटा दिया हुआ है, इंक्लाइन प्लेन का इंक्लिनेशन दिया था, ज्योमेट्री का इन्फॉर्मेशन होता है वो, ये थीटा दिया हुआ, ये tan थीटा की वैल्यू ये तो फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से रिलीज किया गया, ये s है और ये भी s है, ये पूरा ये इंक्लाइन प्लेन की लंबाई 2s हो गई। तो ये वर्टिकल हाइट कितना पता कर लेंगे, 2s इंटू साइन थीटा, ये भी ज्योमेट्री का तो इन्फॉर्मेशन है। ये वर्टिकल हाइट 2s इंटू साइन थीटा, हम जानते हैं कि अगर वर्टिकल हाइट है 2s साइन थीटा है और ये वर्टिकल हाइट h से रिलीज किया गया, कहाँ से रिलीज किया गया, h से, तो ग्रेविटी का वर्क mgh होता है। बाकी जो तुम ऐसे लाओ या ऐसे लाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये वर्टिकल हाइट अगर h है तो वर्क की वैल्यू mgh प्लस में होता है। यहाँ पे ये वर्टिकल हाइट कितनी है, 2s साइन थीटा, तो ग्रेविटी के कारण वर्क कितना लिख लेंगे, mg इंटू h की जगह पे 2s साइन थीटा, वो कंप्लीट हो गया, mg इंटू h, mg इंटू 2s साइन थीटा, ग्रेविटी का वर्क डन, ठीक है। और यहाँ पे तो फ्रिक्शन एब्सेंट है, ये स्मूथ है, और यहाँ पे फ्रिक्शन है, यहाँ पे फ्रिक्शन कितना है, म्यू एम जी कॉस थीटा, लग किधर रहा है, तो जा रहा है ऑब्जेक्ट नीचे, फ्रिक्शन लग रहा है ऊपर, तो डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है, फ्रिक्शन ऊपर लग रहा है, दोनों के बीच का एंगल 180, तो डैट विल बी माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू एस, वर्क डन बाय फ्रिक्शन लिख दोगे, कंप्लीट इक्वेशन बन गया। तो बाकी सॉल्व आउट कर लोगे, डैट विल गिव यू आंसर। ओके, राइट साइड में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0, लेफ्ट साइड में एम जी एच की जगह पे 2s साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू एस। हाँ हाँ बेटा, वही तो एम जी को कंसिडर कर लिया ना। अब यहाँ पे कंपोनेंट यूज नहीं करते, डायरेक्टली क्या कर लेते हैं, वेट का वर्कन के लिए यूज़ कर लेते हैं। वेट का वर्कन कितना हो जाएगा, mgh हो जाएगा। हाँ देख लो, तुम्हारा भी तो सही बात है, देखो सुनोगे तुम, काफ़ी लोग उससे भी निकालते हैं। देखो इधर ये बोल रहे हैं कि मैं फोर्स का कंपोनेंट लेके काम करूँगा, तो ये mg है, mg का कंपोनेंट कितना हो जाएगा इधर, mg साइन थीटा। तो आप देखोगे mg साइन थीटा इधर हो गया, इधर कितना आ जाएगा, इधर नहीं आएगा, किधर आएगा, अगर लेंगे तो ये वर्टिकल रहेगा, अगर mg तो mg साइन थीटा इधर आएगा, और इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर mg कॉस थीटा। तो आप बोलेंगे कि अगर हमें इस डायरेक्शन में डिसीजन करना, इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल, तो क्या कर लेंगे, तो इधर फोर्स कितना हो गया, mg साइन थीटा, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, तो mg साइन थीटा इंटू 2s लिख देंगे, और नीचे फोर्स लग रहा है, नीचे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो वर्क डन किस में लिखेंगे, प्लस में या माइनस में। तो अगर तुम वैसे करना चाहते हो तो ऐसे करो, mg साइन थीटा इंटू 2s कर लो, आंसर उतना ही आ जाएगा। mg साइन थीटा इंटू 2s करोगे तो भी आंसर, या तो डायरेक्ट वर्क डन ले लो, ग्रेविटी का mgh, ग्रेविटी का वर्क डन प्लस mgh, h की वैल्यू कितनी 2s साइन थीटा, ग्रेविटी का काम हो गया। या जिनको लग रहा है कि मैं कंपोनेंट में मुझे अच्छा लगता है, तो कंपोनेंट ले लो, इधर कंपोनेंट कितना है, mg साइन थीटा, तो mg साइन थीटा कंपोनेंट वर्क डन कर रहा है, तो mg साइन थीटा इंटू 2s, और mg कॉस थीटा जो ये वाला इंक्लाइन प्लेन का परपेंडिकुलर। तो जब इधर और इधर डिस्कशन कर रहे हैं, तो इधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और प्लेन का परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, प्लेन का परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, तो उसको क्या कर लेंगे, वर्क डन बाय ग्रेविटी, जो mg कॉस थीटा कंपोनेंट के कारण 0 मान लेंगे, आंसर इतना ही आएगा। जैसे भी आप डिसीजन कर लें, हम लोग किसको लिए काम कर रहे हैं, mgh, क्या लिए काम कर रहे हैं,
काफ़ी जगह पे इतने सवाल भी दिया हुआ है, दो इतने ही सवाल पूछे हुए हैं कि ये ब्लॉक को एक बार ऐसे ला गया ले आया, वर्किंग की वैल्यू निकालो, और एक बार ऐसे ले आया वर्किंग की वैल्यू निकालो। तो दोनों केस में MGH ही रहेगा। अगर ये हाइट h है तो दोनों केस में ऐसे लाएं तो भी है MGH, और ऐसे लाएंगे तो भी। समझ आई बात नहीं? कुछ जगहों पर इतना ही क्वेश्चन दिया हुआ। कुछ जगहों पे इतना ही क्वेश्चन दिया हुआ कि एक बार ऐसे ऑब्जेक्ट को ले आया और एक बार ऐसे छोड़ दिया, दोनों केस में वर्क डन होता है MGH। ग्रेविटी का बात कर रहे हैं। 80-70% केस में हम लोग सिर्फ ग्रेविटी का वर्क डन जान करके काम कर सकते हैं। बाकी जो इनका और ज़रूरत पड़ेगी तो उनका भी बता ही रखा हमने। बट 80%-70% क्वेश्चंस में आप ग्रेविटी का यूज़ कर लेंगे तो आपका तो क्वेश्चंस का आंसर निकल जाता है। समझ आ गई बात? बर्कनरी थ्योरम अप्लाई कर रहे थे, आगे ये कैंसिल कर लोगे। किसको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन में मज़ा आया या किनका जो काइनेमेटिक्स में रुक गया था ये सवाल बता दिया कि इसकी तो जो इंक्वायरी काइनेमेटिक्स से शुरू हो जाती है तो कितना आ गया 2 sin थीटा इक्वल टू म्यू कॉस थीटा। नेक्स्ट स्टेप में कितना आ जाएगा 2 sin थीटा इक्वल टू म्यू कॉस थीटा। तो tan थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा इक्वल टू म्यू, 2 tan थीटा इक्वल टू म्यू। टू tan थीटा इक्वल टू म्यू। क्लियर है? आगे मूव करेंगे। बर्कनरी थ्योरम अप्लाई करना सीख लिया, बर्कनरी मेजरमेंट करना सीख लिया, बर्कनरी थ्योरम अप्लाई करना सीख लिया। आगे जो है तो बर्कनरी थ्योरम में यह जो हम लोग कर रहे थे बर्कन में ऑल फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये बोलते हैं बर्कनरी थ्योरम। यूनिवर्सल केस है। वर्क एनर्जी थ्योरम किसी भी कंडीशन में अप्लीकेबल है। दुनिया के किसी भी कंडीशन में कौन थ्योरम अप्लीकेबल है? वर्क एनर्जी थ्योरम। बता दें वर्क एनर्जी थ्योरम में वर्क को एनर्जी से कनेक्ट करता है तो ये सारे केस में अप्लीकेबल है। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल थ्योरम बोलते हैं। कौन सा केस बोलते हैं? आगे जो इसी का स्पेशल पार्ट है डिराइव करने जा रहा है वो एनर्जी कंजर्वेशन, जो कि स्पेशल कंडीशन में अप्लाई होता है। एनर्जी कंजर्वेशन, पहले तो एनर्जी का हेडिंग डाल देगा। एनर्जी के बारे में तो सभी लोग जानता है कि एनर्जी कहाँ से आती है। एनर्जी देसी से है या विदेशी वाला से आता है? 2-3 तरह का सुना होगा ना तुमने। किस किस तरह के जानते हो? अच्छा, किस तरह का? इसको नहीं जानते? COW को नहीं जानते? अच्छा, देखा है कभी? हाँ, गाँव। अरे फुल फॉर्म नहीं पूछ रहा मैं, ये पूछ रहा हूँ कि एनर्जी यहीं से लेते हैं ना, यहीं से लेते हैं। ये कुछ लोग गाय का लेते हैं, मतलब गाय का ही लेते हैं यूजुअली। अब तो बकरी और ऊँट का मिला ही नहीं अभी। हाँ, मिलता है। चलिए बकरी का भी मिलता है। चलिए जिनको ज़रूरत है मंगवा लेंगे इनसे। फायदेमंद होता है। गांधी जी पीते थे, पता ही होगा ना। बकरी का दूध कौन यूज करते थे? गांधी जी यूज करते थे। और राजस्थान में जाओगे तो ऊँट का दूध भी पीते हैं लोग। राजस्थान में ऊँट का भी दूध पीते हैं। अपना अपना चॉइस है, कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल देखेंगे इधर, हमें उसमें जाना नहीं था। हमें जाना था कि एनर्जी का मतलब क्या होता है। C फॉर लिखते हैं। C फॉर कैपेसिटी, O फॉर ऑफ, और W फॉर वर्क। एनर्जी के 9th क्लास में ये डिफिनेशन पढ़ा था। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कैपेसिटी ऑफ वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। कैपेसिटी ऑफ वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। कैपेसिटी C फॉर कैपेसिटी, O फॉर ऑफ, W फॉर वर्क। कैपेसिटी ऑफ वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। एनर्जी का डिफिनेशन में किसी को दिक्कत है बताएगा? 2 टाइप का हम लोग डिफाइन करते हैं यहाँ पे, मैकेनिकल एनर्जी, नॉन मैकेनिकल एनर्जी। एनर्जी का 2 कैटेगरी, एनर्जी को 2 कैटेगरी में डिवाइड करते थे। बनी थे मैकेनिकल और दूसरा नॉन मैकेनिकल। मैकेनिकल एनर्जी, नॉन मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी, नॉन मैकेनिकल एनर्जी।
मैकेनिकल एनर्जी में तो एनर्जी में क्या लगा दिया गया मैकेनिकल, तो मैकेनिकल वर्क करने के लिए जो तो एनर्जी होती है, तो डैट इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, मैकेनिकल एंड नॉन मैकेनिकल। जो आपको दिखता है उसे क्या बोलेंगे आप, उसे क्या बोलते हैं मैकेनिकल। आज जो आपको नहीं दिखता है मतलब जिसको फील कर सकते हैं दैट इज कॉल्ड नॉन मैकेनिकल। विंड एनर्जी को देखते हैं या फील करते हैं, महसूस किया जाता है कि विंड में एनर्जी है, उड़ा देता है घर कभी कभी अचानक, तो दैट इज नॉन मैकेनिकल केस में आ जाएगा। या हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, ये सब कौन सी एनर्जी आते हैं, नॉन मैकेनिकल। समझ आई बात नहीं आई? जो फील हो जो महसूस कर सकते हैं लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी दिखता नहीं है ना आपको, मतलब महसूस होता है कि नहीं बहुत देर तक लाइट में रहेगा तो उससे भी तुम्हें लगता है कि एनर्जी मिल गई। समझ आई बात नहीं आई? या साउंड में भी क्या होता है, एनर्जी होती है, जब कान के पर्दे फट गए तो पता चलता है कि अरे एनर्जी था इसके अंदर। ऐसे तो लगता है कि अपना हॉर्न बजा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सुना हो ना, काफ़ी कान खराब हो जाते हैं, ये ऐसा ऐसा प्रॉब्लम आता है, तो उसके अंदर भी क्या हमारा साउंड एनर्जी, साउंड पॉल्यूशन, ऐसा ऐसा सुना होगा चीज़ें, तो फील कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? लाइट में तो लाइट अच्छा लग रहा है, बाकी काफ़ी बार लाइट आंखों में पड़ती है, आँखें चली जाती है, तो डैट इज कॉल्ड लाइट एनर्जी में कैसा एनर्जी है वो, नॉन मैकेनिकल। समझ आई बात नहीं है? हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, ये सब क्या नॉन मैकेनिकल। कैपेसिटी ऑफ नॉन मैकेनिकल वर्क, नॉन मैकेनिकल वर्क करने के तो जो एनर्जी होती है उसे क्या बोलते हैं, नॉन मैकेनिकल एनर्जी। और दूसरा तो मैकेनिकल में दो ही एनर्जी आती है, काइनेटिक एंड पोटेंशियल, जो कि आपको लाइक फील कर देख सकते हैं। काइनेटिक मतलब तुम दौड़ सकते हो, मैकेनिकल के दो टाइप होते हैं, काइनेटिक एंड पोटेंशियल। पोटेंशियल के लिए क्या डिफाइन करते हैं, कैपेसिटी ऑफ वर्क ड्यू टू पोजीशन, कैपेसिटी ऑफ वर्क ड्यू टू पोजीशन, कैपेसिटी ऑफ वर्क ड्यू टू हाइट, कैपेसिटी ऑफ वर्क ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन, तो दैट एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। और कैपेसिटी ऑफ वर्क ड्यू टू मोशन, तो दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। मोशन के कारण जो है, मोशन के कारण उसके अंदर कार्य करने की एनर्जी होती है, सही है क्या ना, पोटेंशियल पोजीशन के कारण जो एनर्जी होती है। ये लिखने का कोई मीनिंग नहीं है, पोजीशन के कारण एनर्जी को पोटेंशियल बोलते हैं और मोशन के कारण एनर्जी को काइनेटिक बोलते हैं। किसी को बुलेट मारते हो तो उसके अंदर दो तरह के बुलेट है, एक रख दो तो कुछ काम करता है क्या, और उसी को फायर कर दो तो काम तमाम हो जाता है। तो उसके अंदर बुलेट के अंदर वो जब मोशन में रहेगा तो उसके अंदर क्या है, काम तमाम करने की एबिलिटी है। समझ आ गया हुआ? मोशन के कारण एनर्जी होती है उसे काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। मोशन के कारण भी एनर्जी आ जाती है, मोशन के कारण भी क्या आ जाती है, एनर्जी आ जाती है। समझ आ गया वो लोगों को? तो डैट एनर्जी को क्या बोलते हैं, काइनेटिक। हाँ हाँ हाँ, वही होती है। जो है कोई बहुत तेज गति से ट्रेन आ रही है, तुम सामने खड़े होगे तो कुछ एनर्जी तुम्हें दे देगी, वो क्या करेगी, ट्रेन के अंदर काइनेटिक एनर्जी है, तुम्हें कुछ देगी, कुछ साउंड में जाएगा, कुछ लाइट में जाएगा, ऐसा ऐसा चीज़ें होंगी वहाँ पे, कुछ डिस्टॉर्शन में जाएगा, टूट फूट जाएगा। समझ आई बात नहीं आई? ट्रेन नहीं मतलब इंसान टूटेगा, या जो भी सामने आएगा वो टूटेगा। समझ आई बात नहीं आई? तो उसी एनर्जी को क्या बोलते हैं, मतलब ये तुम देख सकते हो कि ऐसा होता है। तुम ही दौड़ के किसी को जाकर टकरा जाते हो, मतलब पीछे से जाकर के लड़ना है तो क्या करता तुम, दौड़ते गए उसी लाइन में। और तो डैट इज कॉल्ड कौन सी एनर्जी, तुम्हारे अंदर दौड़ने के कारण कौन सी एनर्जी आ गई थी, काइनेटिक एनर्जी। समझ आ गया वो लोगों को? दोनों में कौन सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? दोनों इंपॉर्टेंट है। ऐसे जो अगर तुम और अच्छे से समझना चाहोगे तो काइनेटिक दो तरह की एनर्जी है, वन इज द मैकेनिकल में दो कैटेगरी, ये हम लोग से रिलेटेड है, काइनेटिक एंड पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। ये जो है इसी को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को तो फीमेल एनर्जी बोलते हैं। ये फीमेल एनर्जी और काइनेटिक वाला कौन सी एनर्जी है, मेल एनर्जी है ना। आपको समझ में आई बात?
जब तुम पीएचडी करोगे तो यही पढ़ाया जाएगा कि एनर्जी दो तरह की होती है, काइनेटिक और पोटेंशियल। वो ऐसा नहीं, वहाँ पे क्या बोलते हैं, फीमेल और मेल एनर्जी। तुमने ट्रेन कभी देखा है? ट्रेन में जाते तो क्या होता है, ट्रेन किसी स्टेशन पे उतरेगी तो सारे लोग कहाँ चले जाते हैं, कौन नीचे चला जाता है और कौन अंदर ही, ट्रेन के अंदर ही रहता है। और जो मेल होते हैं सब लोग ट्रेन के नीचे उतर के इधर घूमने लगते हैं, और जो फीमेल होती है कहाँ रहती है, ट्रेन के अंदर ही स्टैटिक रहती हैं। समझ आई बात नहीं, अपने पोजीशन पे रहती हैं। समझ आई बात नहीं आई? मोस्टली केस में ऐसा माना जाता है कि काइनेटिक एनर्जी कौन सी एनर्जी बोलते हैं, तो मेल एनर्जी और कौन सा है, और ये आपस में क्या होता रहता है, इंटरचेंज होता रहता है। ऐसा नहीं बोले कि फीमेल, एक बोला कि मैं किसी देश में गया था वहाँ तो फीमेल नीचे गई थी और मेल लोग ऊपर ही थे, तो ये दोनों का क्या होता रहता है, ये इंटरचेंज होता रहता है। ये क्या होता रहता है, समझ आई बात नहीं है तो ऐसा ही। बाकी तुम्हें पता होगा कि इसके अंदर ये जो मेल एनर्जी है उसमें भी कौन सा है, तुम्हें पता होगा ना, मेल और फीमेल में कितना परसेंटेज का डिफरेंस होता है? अरे 95% दोनों का तो फॉर्मेशन सेम ही है। 95% दोनों के अंदर सेम एनर्जी है, सब कुछ सेम है, 5% का ही डिफरेंस किया जाता है। समझ आई बात नहीं आई? 5% का ही अंतर है। तो मैं बोलना चाहता हूँ फिलहाल जो उसमें ज़्यादा डिटेल में ना जाए, हम क्या करें, ये दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज द 2 टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, दिस इज द 2 टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। और हमें यहाँ पे जो नॉन मैकेनिकल जो टाइप्स हैं, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, ये सब अलग अलग टॉपिक्स में पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पे अलग अलग टाइप टॉपिक्स में हम लोग डिस्कशन करेंगे। लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी अलग से हम लोग डिस्कशन करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बाकी सारे लोग हैं। इसके अलावा जो भी है कहाँ आएगा, नॉन मैकेनिकल में जाएगा। क्लियर हो गया होगा लोगों को? पोटेंशियल एंड काइनेटिक के अलावा जो भी आएगा कहाँ आएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए तो 9th क्लास का डिफिनेशन सुन लिया, क्या सुना, 9th क्लास वाला डिफिनेशन सुन लिया। यहाँ पे जो डिफिनेशन आएगा तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। कल से बोल रहा हूँ कि जो कंजर्वेटिव फोर्स काम करता कहाँ घुस जाता है, अरे पोटेंशियल एनर्जी में। कंजर्वेटिव फोर्स काम करता है वो कहाँ स्टोर कर लेते हैं, तो डिफाइन ये किया गया, पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन किया ही नहीं गया। पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड नहीं है, क्या डिफाइंड है, चेंज को डिफाइन करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड नहीं है, क्या डिफाइंड है, चेंज डिफाइंड है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड। ये स्टेटमेंट भी आते हैं, काफ़ी क्वेश्चंस मिलेंगे तुम्हें, ये 3 जगहों पे मिले, 3 या 4 जगहों पे मिलेंगे, जहाँ पे तो यही क्वेश्चन रहेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो क्या स्टेटमेंट ट्रू करोगे, पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट डिफाइंड, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड। ठीक है, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी 2 टर्म अलग अलग होते हैं, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में मिलेगा। जबकि ग्रेविटेशन पढ़ेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी भी वहाँ यूज होता है और पोटेंशियल भी यूज होता है। तो पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड नहीं है, क्या डिफाइंड है, चेंज इन पोटेंशियल डिफाइंड होता है या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड होता है। समझ आई बात? W वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, WC इज वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। क्या समझ में आया बेटा? पहले तो डिफिनीशन के बारे में बता दोगे तुम, बोलो कि पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड नहीं है, चेंज इन, हाँ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है। होता कितना है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय, या ऐसे भी कर सकते हो कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, ऐसे भी तुम बोल सकते हो, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल्स नेगेटिव ऑफ चेंज इन। ठीक है, यह अब इसका मीनिंग समझोगे कि पोटेंशियल एनर्जी में चेंज डिफाइंड है, पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड नहीं है, इसका मीनिंग समझोगे। एब्सोल्युटली हम लोग पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं करते, एब्सोल्यूट, एक एब्सोल्यूट वो इन्फॉर्मेशन होता है, और क्या होता है किसी को रेफरेंस लेके बताना। तो पोटेंशियल किसी का रेफरेंस में बताया जा सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल रेफरेंस लेके बता सकते हैं, बट एब्सोल्यूट पोटेंशियल डिफाइन नहीं कर सकते। ये इसका मीनिंग होता है। चेंज बोलने का मतलब रेफरेंस लेकर के बताना, चेंज लेकर बोलने का मतलब, समझ आई बात नहीं? इसका मतलब लोकल लाइफ में समझना चाहोगे
लोकल लाइफ में समझना चाहोगे तो ऐसे सुनो। स्टेटमेंट, लोकल स्टेटमेंट चेंज डिफाइंड होना और चेंज डिफाइंड होना, और पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड नहीं होना का मतलब किसी के रिस्पेक्ट में अच्छा या खराब बोल सकते हैं, किसी के रिस्पेक्ट में अच्छा या खराब बोल सकते हैं। एब्सोल्युटली नहीं बोल सकते कि यह सबसे अच्छा है या सबसे खराब है। ऐसा हम किसी को जब भी बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, इसके रिस्पेक्ट में ये अच्छा है और इसके रिस्पेक्ट में ये, तो समझ आई बात नहीं। तो किसी के रिस्पेक्ट में बोलने को क्या बोलते हैं, रेफरेंस लेकर के बोलना, चेंज बोलना। तो पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी में यही बात करते हैं, किसी को रेफरेंस लेकर तो बताते हैं और वही वैलिड है। एब्सोल्युटली किसी को समझ बात नहीं। मान लिया कैसे बोले, नीट जो ऐसा कुछ बोल दें कि नीट 2000 कौन सा है, 22 था ये, तो नीट 2022 में जो टॉप किया सबसे अच्छा है, ऐसा नहीं बोल सकते। हम बोल सकते कि जो पिछले साल का था उससे अच्छा है या खराब है, ऐसा बोलेंगे तो ये डिफाइंड है। सबसे अच्छा वाला स्टेटमेंट तो ट्रू नहीं होता। किसमें ट्रू नहीं होता, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। समझ आई बात नहीं। हम किसी को बोलते हैं कि इस ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल इतना है, ऐसा नहीं बोल सकते। हम लोग क्या बोलेंगे, इस ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसका पोटेंशियल ज़्यादा है या कम है, ज़्यादा है या कम है, तो हम क्या रेफरेंस लेकर बोल रहे हैं, ग्राउंड को रेफरेंस लेकर बोल रहे हैं। कभी भी पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी में बोलूँगा भी आगे तो किसको लेकर बोलूँगा, रेफरेंस लेकर बोलूँगा। यूजुअली रेफरेंस किसको लेकर चलते हैं, ग्राउंड को रेफरेंस लेकर चलते हैं। यहाँ पे यूजुअली ग्राउंड को रेफरेंस लेकर चलते हैं और रेफरेंस लेके ही बोलेंगे। एब्सोल्युटली नहीं बोलेंगे, एब्सोल्यूट पोटेंशियल डिफाइंड नहीं है, एब्सोल्यूट पोटेंशियल डिफाइंड नहीं है। और बाकी जो है तो निगेटिव और वर्कन से लेके मेजरमेंट कर देगा। इधर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव और वर्कन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, यहाँ से उठाओ, यहाँ से उठाया देगा। इधर सरफेस पे ग्राउंड पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट, मास एम का ऑब्जेक्ट है, उठा कर कितनी ऊंचाई पे लेके रख दिया, एच ऊंचाई पे देखता रहेगा। ग्राउंड से उठा करके एच ऊंचाई पे लेके चले गए। बच्चा जानता है कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी एच हो जाएगी, mgh हो जाएगी। ग्राउंड से उठा के कहाँ पे रख दिया, एच हाइट पे, तो बोलेंगे ग्राउंड पे जो था तो उसका पोटेंशियल एनर्जी u0 मान लिया, और जब यहाँ पे चला गया तो uh हो गया। यहाँ पे जो पोटेंशियल है तो कितना मान लिया, तो और यहाँ से यहाँ गया तो ग्रेविटी ने कितना काम किया, यहाँ से यहाँ गया तो ग्रेविटी ने कितना काम किया, कहाँ कितना काम किया, कहाँ कितना काम किया, तो -mgh कितना काम किया। देखते रहो, एक लाइन समझ लो। तो नीचे, यहाँ नीचे से ऊपर का काम कर रहे हैं, नीचे से ऊपर का काम करो तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना लिखेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू माइनस ऑफ WC है। तो ऐसा लिखेंगे, जब ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ ले गए तो चेंज इन पोटेंशियल की एनर्जी कितना लिखेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल की वैल्यू माइनस ऑफ WC होगा, माइनस ऑफ माइनस WC। ठीक है, माइनस ऑफ माइनस WC का रख दिया सर। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी माइनस ऑफ WC होता है, WC की वैल्यू इतनी है, तो ऐसा लिख दिया। हाँ या नहीं। अब देखोगे बार बार ऐसा ना लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको रेफरेंस मान लेते हैं, बोलते हैं इसको रेफरेंस ले लिया और यहाँ का 0 मान लिया, तो इसको 0 लिख दोगे तो एच हाइट पे पोटेंशियल कितनी आ जाएगी, तो +mgh आ जाएगी। बस इतना ही काम करेंगे हम लोग। जब पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू mgh बोलते हैं तो ग्राउंड को रेफरेंस लेकर बोलते हैं mgh। यही बोल रहा हूँ मैं, सुना होगा कि सुनो देश के वीरों, पोटेंशियल एनर्जी एट रेफरेंस पॉइंट इज 0, ऐसा सुना होगा तुमने। सुनो देश के वीर जवानों, पोटेंशियल एनर्जी एट रेफरेंस पॉइंट इज 0। आगे सुनो देश के वीरों, पोटेंशियल एनर्जी above the reference point is +mgh, अब below the reference point is -mgh। बोलो वीरों देश के, रेफरेंस पे 0, ऊपर +mgh और नीचे रेफरेंस फिलहाल ग्राउंड लिया है। वैसे आगे चल के हम कहीं भी ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना ध्यान रखेंगे, रेफरेंस के नीचे रहेगा ऑब्जेक्ट -mgh, ऊपर रहेगा तो और रेफरेंस पे रहेगा तो फिनिश। पोटेंशियल एनर्जी इतना ही आसान है।
MGH ऊपर के लिए MGH। हमें जब अपना ही रेफरेंस चूज करना होगा तो हम क्या करेंगे, जितने भी पोजीशन रहेंगे, जैसे एक ये था और एक ये था ना, दो यहाँ पे एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ से यहाँ लेगा, तो इनमें से रेफरेंस लेना होगा तो लोअर को लेंगे तो अच्छा रहेगा। इसको रेफरेंस ले लिया तो इसको जीरो ले लिया तो इस ऊपर वाले की वैल्यू आ जाएगी और प्लस में आएगी, बस इतना ही अंतर है। देखेंगे अगर कल मन कर रहा है कि नहीं है मैं तो नीचे लेना नहीं चाहता, मैं ऊपर लेना चाहता हूँ, मैं तो हमेशा ऊपर रहना चाहता हूँ, मैं नीचे क्यों रेफरेंस लूँ, मैं ऊपर लूँगा, तो ऊपर ले लो, ऐसा ले लो। इसको अगर रेफरेंस ले लोगे, किसको रेफरेंस ले लिया, अभी इक्वेशन क्या था हमारा, UH माइनस U0 इक्वल टू कितना था हमारा, माइनस और माइनस MGH ऐसे लिख दूँ। अगर इसको रेफरेंस ले लें तो ये इसकी वैल्यू जीरो रख दो, यहाँ पे ये इसकी वैल्यू यहाँ जीरो रख दो, तो यहाँ पे की वैल्यू कितनी आ गई, तो माइनस MGH अपने आप आ जाएगा। ना समझ में आई बात, रेफरेंस जहाँ लोगे ऑब्जेक्ट अगर उस रेफरेंस लेवल से ऊपर है तो उसको ऑब्जेक्टिव पोटेंशियल एनर्जी कितना मेजर करोगे, प्लस MGH, और अगर ऑब्जेक्ट नीचे है माइनस MGH, क्या लोगे, समझ आई बात नहीं, माइनस MGH। तुम ना लेकिन ऐसा बताओ, तुम ग्राउंड पे बैठे हो, कहाँ बैठे हो, और नारियल में तो नारियल का देखोगे ना, नारियल का जो फ्रूट होता तो ऊपर लटका होता नीचे होता, ऊपर रहता है ना, तो उसकी तुम पोटेंशियल एनर्जी क्या मेजर करोगे, प्लस MGH, क्या मेजर करोगे, समझ आई बात नहीं है। ऊपर वाला रेफरेंस समझ नहीं आया तुम्हें, नीचे वाला समझ में आ गया था। तुम्हें जब जैसे मर्जी हो इक्वेशन तुम लिख लोगे कि ऐसा ये ग्राउंड है, ये ऑब्जेक्ट को यहाँ से ले गए, यहाँ से यहाँ ले गए, या जहाँ से जहाँ ले जाएंगे तो उसके अनुसार से वर्क डन को इक्वेट कर दोगे। यहाँ से यहाँ ले जाऊँगा, ऊपर से नीचे लाऊँ, यहाँ से यहाँ ले गए, नीचे से ऊपर ले गए, यहाँ का U0 मान रहे हैं, और फाइनली है H, तो H पे और 0 पे कितना हो गया, माइनस MGH। नीचे से ऊपर के लिए वर्क डन माइनस लेंगे, बोलो। अब रेफरेंस चूज करना हमारा अपना है। अगर हम रेफरेंस यहाँ को 0 मान लें तो इसको 0 रखेंगे तो कितना आ गया ऑब्जेक्ट, जब यहाँ पे है पोटेंशियल एनर्जी, अगर रेफरेंस इसको मान लिया, हमारा ऑब्जेक्ट इधर है ना, तो कितना हो गया, प्लस MGH आएगा। और रेफरेंस इसको यहाँ पे मान लें अगर, तो यहाँ पे रेफरेंस है तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रहेगा, उसका पोटेंशियल एनर्जी 0 मेजर करेंगे, तो इसको U0 को 0 डाल दिया, तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है ये इस लाइक यहाँ इसको रेफरेंस मान लिया तो इसको 0 डाल देंगे, H हाइट पे 0 डाल दिया, इसको डाल दिया 0 हमने, H हाइट को 0 अज्यूम कर लिया, तो ये वाला कौन सा था हमारा, U0 था, तो यहाँ की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, माइनस आ जाएगी, अपने आप माइनस आ जाएगी, वहाँ से अपने आप क्या आ जाएगी, माइनस आ जाएगी। सुनो भाई सुनो, रेफरेंस कहाँ पे लेते हैं, ऊपर या नीचे, जहाँ भी ले, जहाँ भी ले लें, जहाँ रेफरेंस मानेंगे वहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी को, और ऑब्जेक्ट उससे ऊपर रहेगा और नीचे रहेगा। देखो फिर से देख लो, इधर देखा, इधर देखा, ऐसा लाइन है कोई, मैं बोलना चाहता हूँ कि 3 लोग हैं, ये ले लें, ऐसा सुनो, अमर, अकबर, एंथनी, ठीक है, मास जो है तो कुछ जो मर्जी हो तो ले लो तुम्हें, या मान ली ये हाइट H1 है और ये हाइट कितना है, ऐसे ले लिया, कुछ भी ऐसा वर्चुअल ले लिया। कहाँ पर रेफरेंस ले लूँ, इस पे ले लिया रेफरेंस, तो बोले कि ये रेफरेंस लाइन हमने यहाँ से लिया, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितना बताऊँगा, जबकि इसका पूछा जाएगा तो MGH1 प्लस में, और इसका पूछा जाएगा, ख़त्म हुई बात। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो यहीं पे रेफरेंस लेते हुए सोल्व कर लेंगे। अगर तुम्हें मन करा कि नहीं हमें तो अकबर नहीं, हमें तो अमर को रेफरेंस लेकर काम करना है, तो यहाँ पे रेफरेंस अगर अज्यूम करेंगे तो इसकी तो अमर की 0 हो गई, अकबर की माइनस MGH1 प्लस H2। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए
इतना सवाल कहीं पे मिल सकता है कि अमर को रेफरेंस लेते हुए अकबर एंड एंथनी का पोटेंशियल एनर्जी बताओ। माइनस माइनस बता देंगे। या देखो, एंथनी को रेफरेंस लेते हुए अकबर एंड अमर का बताओ। इसका प्लस, इसका प्लस। नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क पॉजिटिव या निगेटिव? ऊपर से नीचे लाएंगे तब तो पॉजिटिव होगा। ऊपर से ला के नीचे देखना चाहते हो उससे भी कर लो। वो नीचे से ऊपर के लिए समझना चाहते थे। ये बोल रहे हैं कि मैं जब तुमने ऊपर रेफरेंस लिया तो ऊपर से नीचे लाऊंगा, कोई ज़रूरी नहीं है, नीचे से ऊपर में भी समझ सकते हो। तुम ये बोल लो कि यहाँ से नीचे लाऊं, चलो यहाँ से ले आ रहा हूँ नीचे, देखा इधर नीचे ला रहा हूँ, ये सब कोई दिक्कत नहीं है, नीचे ला दिया है। रेफरेंस ऊपर से नीचे लाया ऑब्जेक्ट को ना। ये मान लो ये कितना, ये पोजीशन को यू एच माना और इस पोजीशन को कितना माना, यहाँ से यहाँ लाया, फाइनल कौन हुआ? फाइनल u0 हुआ। इनिशियल क्या हुआ? इजिकल टू माइनस ऑफ, कोई दिक्कत है तुम्हें? वर्क पॉजिटिव हुआ इस पर, ठीक है। ये माइनस ऑफ WC, माइनस ऑफ MGH। अब कहाँ रेफरेंस लेना चाहते हो तुम? इसको लेना चाहते हो तो इसको लिया रेफरेंस, UH को 0 ले लिया तो u0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? कोई दिक्कत नहीं, कहीं से लेकर डील कर सकते हो। वो बना हुआ सब कुछ कैसे भी डील करोगे उतना ही आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पिछला वाला जो आपने 3 पॉइंट वाला बनाया, इसमें जब आप बीच वाले को रेफरेंस लेंगे तो उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी वो H2 पे आएगा। बीच वालों को रेफरेंस लिया तो अब बोले इसका पोटेंशियल एनर्जी बताओ, रेफरेंस इसको लेकर बात करो तो इसका 0 हो गया। अच्छा, इसका 0 हो गया। और उसका बताओ MGH1 प्लस में, और ये माइनस MGH2। तो हम चेंज किसका निकालेंगे? जैसे इसका 0 हो गया, इक्वेट किसको करेंगे इसके साथ? करना नहीं, लिख दोगे हो जाएगा सवाल। इक्वेट विक्वेट नहीं करना, वो तो समझाने के लिए कर रहे थे। हाँ, किसको कहाँ ले जा रहे हो? बॉल, बॉल को कहाँ ले जा रहा हूँ? कहाँ से? यहाँ से नीचे ले रहा हूँ तो ग्रेविटी का वर्कडन। अरे साहब तुम ये नहीं बता रहे, बता दो इसको। यहाँ से यहाँ ले ग्रेविटी का वर्कडन वे बता तो दिया, प्लस MGH2, नीचे जाने के लिए MGH2 बता तो दिया। तुम कहाँ से सो रहे हो? साइन में नीचे आएगा बेटा तो प्लस वर्कडन की बात कर रहे हैं। वर्कडन अलग चीज़ होता है, पोटेंशियल एनर्जी अलग वो चीज़ होता है। साइन वैसे कनेक्ट नहीं करते हैं, वर्कडन अलग चीज़ अपना, तो वर्कडन के लिए ख़त्म कर लिया। 1 से 2 क्लास मैंने वर्कडन कर लिया। हाँ, ये इक्वेशन MGH1 माइनस MGH2 क्यों लिखना चाहते हो इक्वेशन? हमें पोटेंशियल एनर्जी बताना होता है इसका। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ किसी का बताना होगा ना कि पोटेंशियल एनर्जी इसका बताओ, यहाँ रेफरेंस लेकर के, तो रेफरेंस अपनी तरफ से मान लेते हैं। सही बात, 3 पॉइंट का लिख दो। हाँ, सही बात, 3 पॉइंट का लिख दो। क्या लिख दूँ? किसको रेफरेंस लेके लिखूँ बोलो? लास्ट का इसको नीचे को, इधर देगा, यहाँ रेफरेंस ले लिया इसको, तो इसको रेफरेंस लिया तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है उसकी पोटेंशियल एनर्जी, और ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितना ऊंचाई पे है? तो ऊपर है या नीचे है? प्लस MGH2, और इसकी कितनी ऊंचाई पे है? H1। ये हाइट कहाँ से लेते हैं? रेफरेंस से लेते हैं। हाइट कौन सा वाला होता? वर्टिकल हाइट होता। ऑब्जेक्ट एंड रेफरेंस के बीच का कौन सा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस? वर्टिकल हाइट लेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे। चलो जब टॉप वाले को लेंगे तो वही चीज़ माइनस MGH1 प्लस H2 ये इस वाले का हो जाएगा लास्ट पॉइंट। बस इतना ही लिखना होता। वो चेंज जो है ना समझाने के लिख रहे थे कि चेंज का टर्म्स डिफाइन करते। ये जो रेफरेंस लेके बोल रहे हैं यही चेंज बता रहे हैं। रेफरेंस लेके जो बोल रहे हैं वही क्या बता रहे हैं? अरे 9th क्लास में पढ़ा है कि H हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी MGH होता है, H हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी MGH होता है। सब लोग बोलेगा एक साथ, H हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी MGH होता है।
वो अब वो मत सोचो ना लंबा क्यों जाना चाहते हो, बस हमारा हो गया, एक एक को रेफरेंस लिया तो एक एक का जीरो हो गया, इसका प्लस हो गया, इसका माइनस हो गया, फिनिश। वही तो नहीं आ रहा, नीचे वाला मेरा प्लस में आ रहा है। नीचे वाला प्लस में नहीं आएगा ना, माइनस में अपने आप आएगा। अपने आप अरे आ जाएगा ना, तुम गलत कर रहे हो, तुम सोच रहे हो इसलिए गलत हो रहा है। इधर देखा, इधर देखेगा, इनको जो है ना कि सोचना नहीं चाहिए ना, तुम्हें लेना चाहिए बस। ये एक ही है, क्या है, ये H2 माना था और ये क्या माना था, इसका रेफरेंस लिया ना तुमने, इसका लिया ना, ऊपर से नीचे लाया, नीचे से ऊपर ले जाऊं, ऊपर से नीचे लाऊं, इसको यू 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 जीरो मान लिया, या यू यू यू, ये क्या नाम था, अमर अकबर अंथनी, तो यू अंथनी यू अकबर, ये ऊपर से नीचे लाया, ऊपर से फाइनल कौन हुआ और इनिशियल कौन हुआ, इक्वल टू ऊपर से नीचे लाया ना तुमने, तो वह पॉजिटिव या निगेटिव, ऐसा वो समझ में आई इतना तक, ख़त्म करो। किसको जीरो लिया तुमने, इसको जीरो लिया तो क्या आया तुम्हारा, अरे ये सब करने की जरूरत नहीं, सीधा बोलो ना तुम, इतना करने की जरूरत नहीं है। रेफरेंस लिया और मौज किया, रेफरेंस लिया और मौज किया, नीचे के लिए माइनस, ऊपर के लिए प्लस, रेफरेंस के लिए जीरो। अब इतना हम क्यों करेंगे, ये गली मोहल्ले में 9th क्लास में आदमी जानता है कि रेफरेंस से ऊपर के लिए प्लस लो, नीचे के लिए माइनस लो, रेफरेंस पे जीरो लो, और ऐसा मत करो। समझ आई बात नहीं आई, मौज लो, रेफरेंस पे जीरो, समझ आई बात, इतना लंबा था ही नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। डिफिनीशन क्या है, चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस WC। कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क कहाँ स्टोरेज होता है, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क कहाँ स्टोरेज होता है, यहाँ पे तो ग्रेविटी का वर्क नहीं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का वर्क ना इलेक्ट्रिकल एनर्जी में स्टोर होगा, इलेक्ट्रिकल स्टैटिक फोर्स का इलेक्ट्रिकल एनर्जी, स्प्रिंग फोर्स का वर्क स्प्रिंग एनर्जी के फोर्स में टर्म लेकर स्टोर होगा। तीन ही तरह का पोटेंशियल एनर्जी आएगा, इलेक्ट्रिकल मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये तीन ही तरह का आएगा। खत्म करें इस बात को, काइनेटिक एनर्जी में घुसें। डिफिनीशन समझ में आ गया, बाकी इसका एक पार्ट और हम लोग करेंगे, आगे कर लेंगे। यहाँ से चलो यहीं पे देख लो, FC इक्वल टू कितना लिखा हमने, WC इक्वल टू कितना लिखा, यहाँ पे तो ऐसा भी यूज करते हैं, WC को F डॉट DR कर लोगे तो F की वैल्यू कितना आ जाता है, माइनस DU/DR आ जाता है। कंजर्वेटिव फोर्स को तो क्या डिफाइन करते हैं हम लोग, निगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट बोलते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स इज डिफाइंड एज, ये यहाँ पे FDR लिख लोगे ना, W को डिफाइन किया तीसरा नंबर में FDR, तो F की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस DU/DR। तो यहाँ से भी डिफाइन करके चल सकते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स का क्या डिफिनेशन होता है, तो निगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट। पोटेंशियल एनर्जी किसी भी फिजिकल पैरामीटर का टाइम के साथ वेरिएशन को रेट बोलते हैं, और डिस्टेंस के साथ वेरिएशन को ग्रेडियंट बोलते हैं। रेट एंड ग्रेडियंट, रेट किसको बोलते हैं, टाइम के साथ वेरिएशन को रेट बोलते हैं। गली मोहल्ले में पूछते रहते कि आज क्या रेट चल रहा है, आज टमाटर का क्या रेट है, प्याज का क्या रेट है। हर एक गली मोहल्ले में जाओगे ये बातचीत चलती रहती है, कोई ग्रेडियंट पे चर्चा नहीं करता। हाँ, निगेटिव साइन एक कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो क्या दिखाएगा, डायरेक्शन बताएगा। निगेटिव पॉजिटिव क्या दिखाएगा, ठीक है। ऊपर देखेगा, तीन बात यहाँ पे बताएंगे, सब लोग बताएंगे कि देखोगे यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी दिया रहेगा तो डिफ्रेंशिएट कर दोगे R के रिस्पेक्ट में, अब बाहर निगेटिव लगा दोगे तो क्या निकल जाएगा, समझ आई बात। एक सवाल इस पे मिलेगा, ये इसका फंक्शन दिया रहेगा R में, डिफ्रेंशिएट करके निगेटिव लगा दोगे तो क्या निकल जाएगा। दूसरा जो है U एंड R का ग्राफ दिया रहेगा, स्लोप निकाल लोगे और निगेटिव कर दोगे तो क्या निकल जाएगा। और तीसरा केस, U में चेंज निकाल लो, R में चेंज निकाल लो, U में चेंज और R में चेंज, निगेटिव लगा दो क्या निकल जाएगा, एवरेज फोर्स निकल जाएगा।
एफ इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर। याद रह जाएगा, ये नोमेनक्लेचर सिखाया गया बहुत ही पहले। ये नोमेनक्लेचर सिखाया गया था, बहुत ही पहले सिखाया गया था। माइनस डी यू बाई डी आर। बोलोगे बेटा पहला नंबर क्या बताया? यू दिया रहेगा आर का फॉर्मेट में, डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो निकल जाएगा। यू एंड आर का ग्राफ दिया रहेगा, स्लोप निकाल देंगे, निगेटिव कर देंगे, फोर्स आ जाएगा। और यू में चेंज और आर में चेंज निकाल के रेशियो ले लेंगे, निगेटिव लगा देंगे, एवरेज फोर्स आ जाएगा। किसको समझ नहीं आया? और एक ऐसा केस होता है कि कहीं पे दिया रहेगा, फिलहाल इतना डायलॉग है तो तुम्हारे लिए यूजफुल है। कुछ और डायलॉग सुन लेंगे कि एफ का तो यहाँ पे तो यू एक्स बाई जेड फंक्शन दिया रहेगा। यू किसका फंक्शन दिया रहता है? ये एक्स बाई जेड का फंक्शन दिया रहता है। तो एफ एक्स कंपोनेंट, एफ वाई कंपोनेंट, एफ जेड कंपोनेंट लेते हैं, माइनस डेल यू बाई डेल एक्स। ये यहाँ पे भी पढ़ाएंगे, ग्रेविटेशन में भी पढ़ाएंगे, इलेक्ट्रोस्टैट में भी पढ़ाऊँगा, 3 जगहों पर पढ़ाऊँगा। और कहीं ना कहीं क्वेश्चन यूजुअली आते हैं। डेल यू बाई डेल एक्स बच्चा देश में जानता है, इसको डब्बा वाला फार्मूला भी बोलते हैं। पार्शियल डिफरेंशिएशन डब्बा वाला फार्मूला, डेल यू बाई डेल एक्स पढ़ते हैं, डब्बा यू बाई डब्बा एक्स, डब्बा यू बाई डब्बा यू बाई डब्बा बाई, डब्बा यू बाई डब्बा जेड। मतलब क्या होता है कि जब यू को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स को वेरिएबल मानेंगे और वाई जेड को कांस्टेंट। गुड, एक्स जेड को कांस्टेंट। एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट निकल जाएगा। पूरा फोर्स निकालना है तो एक्स कंपोनेंट में आई कैप, वाई कंपोनेंट में और जेड कंपोनेंट में मैग्नीट्यूड निकालना, तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। डब्बा वाला फार्मूला में मज़ा आया? ये कहाँ पे और मिलेगा फिर से हमें? ग्रेविटेशनल जब चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ भी लिख पाऊँगा, और जब इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ेंगे ऑलमोस्ट हर एक साल तो एक क्वेश्चन या तो यहाँ पे मिल जाए वर्करन में, या फिर ग्रेविटेशन में मिल जाए, या फिर इलेक्ट्रोस्टैट में, कहीं ना कहीं तुम्हें वेट हो जाएगी। समझ आ गई बात? तो आप देखेंगे इसमें तो लिखे, ये पूरा ओपन टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है। एफ इक्वल टू माइनस डी बाई डी आर में तो कुछ और बातें सुनी ले। यहाँ पे एक लेकिन इन्फॉर्मेशन तो सिखाई देता हूँ कि क्या दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा। यू दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा? यू दिया रहेगा। क्या बोलेगा? ध्यान सुनोगे, वो तो कर लोगे ना। यू दिया रहेगा, फोर्स निकालने बोलेगा, डिफरेंशिएट करके निकाल लोगे, निकाल लोगे, निकाल लोगे। तो आगे कुछ काम रहता है वो बता दूँ। तो क्या देगा? वो पूछा था इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालो, तो पहले एफ डिफरेंशिएट करके ये निकालोगे। दिया क्या रहेगा? देगा दिया रहेगा यू, डिफरेंशिएट करके ये निकालोगे, इसको जीरो से इक्वेट कर दोगे तो पोजीशन आर की वैल्यू निकल जाएगी। उसको क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम पोजीशन निकल गया। जो लोग कर रहे होंगे प्रैक्टिस, उसको मिल भी गया होगा। इक्विलिब्रियम पोजीशन बताओ। फोर्स दिया हुआ तो क्या करेंगे? पहले फोर्स दिया हुआ तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट जीरो कर देंगे। अगर फोर्स ही दिया हुआ और इक्विलिब्रियम पोजीशन पूछ रहा है तो डायरेक्ट जीरो कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? पोजीशन आ जाएगा। लेकिन अगर पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ तो डिफरेंशिएट करेंगे, उसके बाद जीरो करेंगे। समझ आई बात नहीं है? अगर कहीं पे डायरेक्ट इसकी वैल्यू दी हुई है, इसकी वैल्यू दी हुई है, तो डायरेक्ट जीरो कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? यही तो पढ़ रहे हैं कि इक्विलिब्रियम का मतलब फोर्स जीरो होता है, इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स जीरो होता है। ठीक है, तो अगर डायरेक्ट फोर्स ही दिया, जीरो करके इक्विलिब्रियम निकल जाएगा। और अगर ये दिया पहले तो डिफरेंशिएट करेंगे तो फोर्स निकलेगा, और जीरो कर देंगे तो क्या निकलेगा? इक्विलिब्रियम पोजीशन निकलेगा। क्या निकलेगा? मजा आया? और क्या इसमें एक और जोड़े रहते हैं, जो इक्विलिब्रियम पोजीशन आ गया उस पर पोटेंशियल एनर्जी निकालो, तो जो आर की वैल्यू आएगी वापस कहाँ रख देंगे? ऊपर वाले एक्सप्रेशन में। मैक्सिमम नहीं बोलते, जिस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी निकालो। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पोटेंशियल जो मैक्सिमम मिनिमम अपने आप निकल के आ जाता है। यहाँ से करोगे तो आर की वैल्यू कुछ आ जाएगी, आर की वैल्यू आर नॉट आ गई, तो इस आर नॉट पे फिर क्या पूछ लेते हैं? पोटेंशियल एनर्जी बता दो। तो यू का जो एक्सप्रेशन है उसमें आर नॉट डाल दोगे, यू वाला एक्सप्रेशन में क्या डाल दोगे? समझ आ गई पूरी बात? ये पूरी कहानी होती है, कोई ज़रूरी नहीं कि सारे ही पूछें, कोई एक पार्ट पूछ लिया। या तो फोर्स का एक्सप्रेशन ही दिया हुआ, इक्विलिब्रियम पोजीशन डायरेक्ट जीरो कर दोगे। पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ, पहले क्या करोगे? डिफरेंशिएट करके जीरो करोगे।
अब बोलेगा पोटेंशियल एनर्जी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे बताओ। हाँ, उसको वापस उसमें पुट कर देंगे, उसे वापस पुट कर देंगे। समझ आई बात नहीं है? ये तो घर में कॉमन सी बात है, घर पे भी तुम जाते होगे, तुम बोलते हो पोटेंशियल एनर्जी क्या करो, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे निकालो। पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे बनाओ? ये घर जाते हो ना, तुम बोलते लंच में अच्छा नहीं लग रहा, कुछ नया अच्छा चीज़ बनाओ, ताज़ा ताज़ा भी बना के दो मुझे, तभी खाऊंगा, नहीं तो खाऊंगा ही नहीं। समझ आई बात नहीं? तो कहाँ पे बोल रहे हैं यहाँ पे? अभी ताज़ा पे निकालो, किस पे? इक्विलिब्रियम पोजीशन पे क्या निकालो? समझ आई बात नहीं? अगर तुम बोलते हो कि मुझे अभी तुरंत मैगी अभी खाना है, तो तुरंत क्या करके बोलते हैं? मैगी डाल दिया हमने। क्या डाल दिया? इंतज़ार करो 2 मिनट, तैयार हो जाएगा। समझ आई बात नहीं है? तो बोलेगा क्या लाओ? इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी लाओ। तो क्या करूँगा? फोर्स 0 करके इक्विलिब्रियम निकाल के डाल दूंगा, तो क्या निकल के आ जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे निकल जाएगा, निकल जाएगा, निकल जाएगा, निकल जाएगा भाई, निकल जाएगा। देख लो जल्दी से, U = A/R² माइनस B/R एंड R²। किसी के साथ एक के साथ R ले लें, एक के साथ R² ले लें। चलें ऐसे ही कर लें यार, A/R² माइनस B/R। फोर्स का तो क्या करना है? इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालना है। इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालना है, और पहले तो इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालना है। डिफरेंशिएट करो, फटाफट तेज़ी से काम करो तुम। ऐसे 1-2 क्वेश्चन बैंक में भरे पड़े हैं, ऑलमोस्ट बताई दिएगा, हर एक साल आते हैं। एफ की वैल्यू पहले निकाल लेगा, -du/dr, 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 माइनस रख दिया। ए है, आर का -2 बाहर ले लोगे। डिफ्रेंशिएशन 1/r का लॉग में हो जाता है। रात का उतरा नहीं क्या? गुड 2a/b। रात वाला जिनके साथ दिक्कत होता है ना, सुबह से उठने के बाद 10-20 बार दंड बैठक लगा लें, रात वाला उतर जाएगा। वो नशा होता है ना, पढ़ने का भी नशा होता है कि रात में 4 बजे तक पढ़ा है, सुबह उठ के जैसे भी क्लास जाना है तो आ गया, लेकिन वो तो सही फेज में नहीं है। तो 10 बार दंड बैठक लगाएंगे, 20 बार ही तो आपका सही हो जाएगा सब कुछ। फिर लगेगा कि दिन हो चुका है अभी। काफ़ी लोग के साथ होता है, देखो कभी कभी हमारे साथ भी हो जाता है, देखते हो ना, तो किसी के साथ भी हो सकता है। उसका एक ही सोल्यूशन, दंड बैठक। माइनस प्लस माइनस कर लोगे। हाँ जी बोलिए। गुड, 0 कर लेंगे। आर की वैल्यू बच्चा बोल रहा है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन दैट विल 2a/r²। बगल वाले को भी देखते रहे, कर रहा नहीं कर रहा। काफ़ी लोग जो है तो रात का पूरा नहीं हुआ तो यहाँ कर रहे होंगे पूरा। सभी तरह के लोग होते हैं दुनिया में, सबके लिए स्पेस है। तो यहाँ जो पूरा कर रहे हैं वो बता देगा कि देखो मेरे बगल वाला ऐसा कर रहा है। आर की वैल्यू 2a/b क्या है? ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। ये क्या है? अरे ये तो बता दिया कि सुन लो एक बार। किसी को गली मोहल्ले में तुम जाके अपना समझा सकते हो किसी को भी। एक बार सुनो, बार बार जाके बोलो कि फोर्स निकालने के लिए क्या करते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी दिया रहता सवाल में। डिफरेंशिएट करो, 0 करो, जो पोजीशन आया वापस किस में रख दो? पोटेंशियल एनर्जी वाले फार्मूले में रख दो। कितना आ गया पोजीशन? तो 2a/b। तो 2a/b मतलब 4
ऐसा रख दो। कोई ज़रूरी नहीं यहाँ तक पहुँचे, बीच में ही पूछ सकते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन बताओ, तो वहीं तक छोड़ दोगे। काफ़ी लोग यहाँ तक करके आते हैं एग्जाम में, जबकि पूछा क्या है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन बताओ। समझ आई बात नहीं है? तो ऐसा नहीं करेंगे, ज़्यादा ही ना करें आप, जितना पूछा उतना ही करेंगे, याद रखेंगे क्या पूछा उसके अनुसार से जवाब देते। जितना पूछा उतना ही करेंगे, हैं या नहीं? तो जल्दी नोट कर लो, एक घर पे करोगे बैठ करके। पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन दिया हुआ है ए बटे आर का पावर 12 माइनस बी बटे आर का पावर 6। पूरा काम कर लेने जा करके पोजीशन निकाल लें, इक्विलिब्रियम पोजीशन निकाल लें, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी निकाल लें, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला उतना ही आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी वाला आंसर उतना ही आएगा जितना पहले आया था। और इक्विलिब्रियम पोजीशन जिसको आंसर चाहिए तो नोट कर लेगा कि डेट विल 2a/b का पावर 1/6 आ जाएगा, और पोटेंशियल एनर्जी तो उतना ही आएगा आंसर, -b² 4 आ रहा तो उतना ही आ जाएगा। जाके घर पे कर लोगे तुम, प्रैक्टिस के लिए दे दिया गया, प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं, दोनों क्वेश्चन पूछे हुए हैं, दोनों करवा दिया गया। ऐसे और भी क्वेश्चन आगे हम लोग उठाते रहेंगे। फिलहाल जो है कि पोटेंशियल एनर्जी के लिए थोड़ा तो मज़ा आया तुम्हें, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। काइनेटिक एनर्जी का आनंद लेते हैं थोड़ा। काइनेटिक एनर्जी जो तो स्टार्ट हुआ ख़त्म नहीं होगा कभी भी, क्योंकि पूरा का पूरा जो है 90% फिजिक्स किसके लिए बना है? काइनेटिक एनर्जी के लिए। 90% फिजिक्स में हम लोग काइनेटिक एनर्जी की चर्चा करते रहते हैं। समझ आई बात नहीं आई? 90% फिजिक्स काइनेटिक एनर्जी, ऑल अबाउट काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को क्या डिफाइन करते ऊपर देगा? एनर्जी ड्यू टू मोशन, कैपेसिटी ऑफ वर्क ड्यू टू, काउ ड्यू टू। दिख गया ना कि मोशन के कारण बहुत सारी एनर्जी होती है। अरे घर का घर उड़ा देता है, कौन उड़ा देता है? अरे विंड। समझ आई बात नहीं है? जब पानी में काइनेटिक एनर्जी आ गई तो उसको क्या बोलते हैं? तो फ्लड बोलते हैं, सुनामी बोलते हैं। अरे जब सुनामी आता है तो दौड़ते हुए आता है ना, हाँ, स्पीड से आता है। ये आता है बवंडर आ गया, ये आ गया, वो आ गया, तो सब लोग के क्यों एनर्जी है उसके अंदर? काइनेटिक एनर्जी है, मोशन कारण एनर्जी आ गई है। ऐसे शांति छाया हुआ। समझ आई बात नहीं आई? तो ये सब तुम्हें ऑलरेडी जानते हो, मोशन कारण एनर्जी होती है। बच्चा देश में जानता है कि काइनेटिक एनर्जी को डिफाइन करते हैं K = Δm × c², या K = तुमने ये पढ़ा m/2 v²। ये वाला नीचे वाला तो कब से ट्रू होता है, बाकी उस पीछे वाला में भी लिख लोगे। पोटेंशियल एनर्जी जो हमने mgh लिखा है, एक बार वहाँ पे देख लोगे। जो mgh लिखा है उसके लिए एक इंश्योर कर लोगे। mgh जो होता है तो क्या कहाँ पे यूज होता है? h इज मच लेस देन रेडियस ऑफ अर्थ। आगे चल के पोटेंशियल एनर्जी का ग्रेविटेशन में एक नया फार्मूला पढ़ेंगे। ग्रेविटेशन में कौन सा फार्मूला पढ़ेंगे? नया फार्मूला एक पढ़ेंगे। ग्रेविटेशन में जाके एक नया फार्मूला पढ़ेंगे। मैं बोल रहा हूँ जो पोटेंशियल एनर्जी mgh लिखा था उसके लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है? छोटी ऊंचाई के लिए सही है, बहुत बड़ी ऊंचाई में आगे चल के नया फार्मूला बताएंगे ग्रेविटेशन वाला चैप्टर में। समझ आई बात नहीं है? और वहाँ पे भी प्रूव करूँगा कि क्यों, मतलब वही वाला एक्यूरेट फार्मूला ये जो है अप्रॉक्सीमेट इस कंडीशन में एप्लीकेबल है। जैसे हम लोग जो काम करते थे तो बॉल को तुम कितनी ऊंचाई तक फेंक देते हो? कभी ग्राउंड में जाके बॉल को फेंका है? कितना मीटर ऊंचाई उछाल देते हो? 10 मीटर। तो 10 मीटर में ये वैलिड है, 10 मीटर में यह वैलिड है। समझ में आई बात नहीं आई? तुमने कभी फेंका नहीं फेंका? कितना मीटर? 10-12 मीटर। 12 मीटर के लिए वैलिड है। समझ आई बात नहीं आई?
जो आदमी लोग फेंक लेगा 10 20 50 100 मीटर तक फेंक दिया तो भी क्या वैलिड है? समझ आई बात नहीं? 320 मीटर तक क्या होता है ये वैलिड होता? 320 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई फेंकेंगे, समझ आएगी बात? फिलहाल जो तुम्हारे यहाँ पे तो MGH वाला यूज होगा, बाकी ग्रेविटेशन में जाके पढ़ेंगे नया फार्मूला। बाकी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में बोला कि दो तरह के फार्मूले, ये कब ट्रू होता है? जो तुमने mv²/2 पढ़ा तो कब ट्रू होता है ये? तो स्पीड ऑफ लाइट से छोटे स्पीड्स के लिए वैलिड है। जहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारे स्पीड ऑफ लाइट से चलते हैं वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? तो डेल्टा m इंटू c²। डेल्टा m का मतलब मास जो है दो तरह का मास होता है, एक मोशन में होता है, क्या होता है? स्टेशनरी होता है, और रेस्ट मास होता है। तो m-m डेल्टा m इज m-m इंटू c²। तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ आपको ज़रूरत है नहीं, जो भी ज़रूरत है तो हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में जाके पढ़ते हैं। फिलहाल हमें ये वाला काम करना है, नीचे वाला काम करना है mv²/2। m के बारे में तो हर एक बस स्टॉप पे लिखा रहता है m का फार्मूला, m और m0 में रिलेशन, m इज इक्वल टू m0, ऐसा कुछ रिलेशन तुम जानते होगे। फिर नीचे वाला हमारे काम का फिलहाल है, तो नीचे वाले पे काम करते हैं mv²/2। काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है मोशन कारण जो एनर्जी है। मोशन कारण एग्जांपल दे दिया कि मोशन कारण क्या क्या एनर्जी हो सकती है, mv²/2। ठीक है, यही वाला फिलहाल पढ़ना है कि ये इस कंडीशन में ही mv²/2 काइनेटिक एनर्जी mv²/2 p इज इक्वल टू mv। एक रिलेशन नोट करें, p काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम है। मोमेंटम कितना होता है? तो इसको mv को स्क्वायर को mv इंटू v लिख लें। mv को क्या डाल दें ऊपर से? तो pv/2। अभी की जगह पे क्या उतार लें ऊपर से? v की जगह पे क्या उतार लें? तो v की जगह पे यहाँ पे डाल दें p/m, तो p²/2m आ जाएगा। पहला वाला फार्मूला कब इस्तेमाल करेंगे? m और v दिया रहेगा। दूसरा वाला p और v दिया रहेगा। तीसरा वाला p एंड m दिया रहेगा। ठीक है, और ऐसी बातें सुना होगा तुमने, k इज इक्वल टू p²/2m, p इज इक्वल टू, ये सब कर लोगे छोटे मोटे काम, mv²/2 pv/2 p²/2m। काइनेटिक एनर्जी कितना? p²/2m, काइनेटिक एनर्जी p²/, ऐसे छोटे मोटे फार्मूले तो मैनेज कर लोगे ना, कन्वर्ट कर लोगे ना। k इज इक्वल टू p²/2m। छोटे मोटे काम देख लो, हर एक किताबों में तो 2-3 क्वेश्चन इस फार्मूले पे डायरेक्ट पूछा हुआ। तुमने ऐसा सुना होगा, नहीं सुना तो सुनेगा। ऐसी बात सुना नहीं सुना? ऐसी बात सुना नहीं सुना कि यहाँ पे बम फूट गया, बम एक्सप्लोड हो गया? सुना नहीं सुना कभी भी? एक्सप्लोड हो गया या एक्सप्लोड कर दिया? अरे दिवाली आ रहा करोगे ना तुम, बम का एक्सप्लोजन नहीं करोगे, पॉल्यूशन हो रहा है। जो भी हो सॉल्यूशन तो होगा ही, जो भी होगा तो फूटना तो है ही, जो भी होगा तो बाद में देखा जाए, फूटेगा तो जरूर, तुम फोड़ो या ना फोड़ो, फूटना तो है ही। तुम फोड़ो या ना फोड़ो, मैं बोल रहा हूँ बम तो फूटेगा। तुम क्या बोलोगे? तुम्हारे लिए काम का क्या है? बम का फूटना में मोमेंटम कंजर्व होता है। बम का एक्सप्लोजन में क्या होता है? तुम्हारे लिए उसमें क्या है? मोमेंटम कंजर्वेशन है। जितनी बार बम फूटा आस पड़ोस में, तुम क्या सोचोगे दिमाग में? मोमेंटम कंजर्वेशन है उसमें क्या है? हमारे लिए ये काम का अजीब अजीब ढंग का आजकल निकाले हुए। अभी तो मैं एक सप्ताह पहले कहीं नाइट में जो है 9 साढ़े 9 बजे को उछाल दिया था, वो आधा घंटे तक फूटते ही रहा ऊपर। ऐसे हो रहा क्या आजकल, है ना? हाँ, मतलब एक बार हवा में उसने किया और मतलब आधा घंटे तक स्टार्ट ही रहा। मतलब
5-5 सेकंड के इंटरवल पे बम फटते जा रहा अपने आप ऑटोमेटिक। हाँ 5000 में आता हो तो तुम्हें हर एक बार क्या, मैं यही सोच रहा था हर एक बार के मोमेंटम कंजर्व है जब भी फूट रहा था हर एक बार बस यही बोल रहे थे। जैसे तुमने सुना होगा ना कि जब वहाँ पे कहाँ जाते हैं, माता वैष्णो देवी जाते हैं तो हर एक लोग बोलते जय माता दी, जय माता दी। तो मैं बस यही सोचा था मोमेंटम कंजर्व है, मोमेंटम कंजर्व है। समझ में आएगा क्या है? तो देख लेंगे एक्सप्लोजन में, कोलिजन में, इन सभी प्रोसेस में क्या होता है, नोट भी कर लेंगे। इतना ही नाम भी पूछा गया प्रीवियस ईयर में, एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन प्रोसेस, कोलिजन प्रोसेस। वो तीन जो फोर्स लगाया था कंजर्वेटिव फोर्सेज, इनके प्रेजेंस में तो मोमेंटम क्या होता है, एक्सप्लोजन, कोलिजन, स्प्रिंग फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, या कोई भी न्यूक्लियर फिनोमेना हो, न्यूक्लियर फिनोमेना, एटॉमिक फिनोमेना, इन सभी केस में क्या होता है, ये सारी क्यों होते हैं, ये सारी प्रोसेस इंटरनल फोर्सेस के कारण होते हैं। ये सारी प्रोसेस क्यों होते हैं, इंटरनल फोर्सेस के कारण होते हैं। इसलिए इसमें क्या होता है, मोमेंटम कंजर्वेशन होता है, हैं? SEG का मतलब एस फॉर स्प्रिंग, ई फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक, जी फॉर ग्रेविटेशनल, जी फॉर ग्रेविटेशनल, न्यूक्लियर फिनोमेना, एटॉमिक फिनोमेना, इन सभी में क्या होता है, मोमेंटम। राइफल बुलेट का फायरिंग, राइफल से बुलेट फायर करते हैं, राइफल बुलेट फायरिंग, राइफल बुलेट, इन सभी फिनोमेना मोमेंटम क्या होता है। समझ आई बात नहीं आई? कुछ नहीं सोचोगे राइफल से बुलेट को फायर किया या बुलेट से राइफल को फायर किया, बुलेट से राइफल करें या राइफल से बुलेट करें। मोमेंटम कंजर्वेशन होगा, हाँ या नहीं? तो जितने नाम बता दिया, राइफल, बुलेट, इन हर एक केस में। न्यूक्लियर फिनोमेना में तो ऐसे मिल जाएगा, यहाँ भी क्वेश्चन मिल जाते हैं कि यूरेनियम ने क्या तो वोमिटिंग कर दिया। वो यूरेनियम किसका वोमिटिंग करता है, अरे अल्फा निकालता है ना, अरे यूरेनियम के अंदर से निकलता है ना। समझ आई बात नहीं है? तो यूरेनियम ने अल्फा पार्टिकल इमिट कर दिया, रेडिएट कर दिया, तो क्या होगा वहाँ पे तुम्हारे लिए, क्या है, मोमेंटम कंजर्व है। क्या कंजर्व है, समझ आ गया होगा। क्यों होता है, यूरेनियम से अल्फा पार्टिकल क्यों निकलता है, इंटरनल फोर्स कारण। राइफल से बुलेट क्यों निकलता है, इंटरनल फोर्स के कारण। राइफल और बुलेट को सिस्टम मानते हैं और अंदर से तो इंटरनल फोर्स लगता है जिसके कारण निकलता है बुलेट, तो मोमेंटम कंजर्व होगा। इन सभी फिनोमेना में एक ही चीज़ है, क्या हमारा, तो देख लोगे इन सभी फिनोमेना के लिए तो के बटे के इक्वल टू PS करो 2m में मोमेंटम क्या हो गया, मोमेंटम कंजर्व हो गया, मोमेंटम कंजर्व हो गया। क्या है, मोमेंटम कंजर्व होगा तो के प्रोपोर्शनल टू 1/m होगा। बोलेगा कि बॉम्ब फट गया, बॉम्ब फट गया, तो K&M का ग्राफ कौन सा सही है, तो यही यूज करो, K&M का ग्राफ। समझ नहीं आए बात, हाइपरबोलिक ग्राफ होगा, क्योंकि बॉम्ब फटना का मोमेंटम मतलब मोमेंटम कंजर्वेशन, तो K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू M। बॉम्ब फट गया, हाँ साहब, MGH में भी M मास है और MV²/2 में भी M मास है, PS²/2m में भी M मास है। नहीं, उनको पता है, थोड़ा एंजॉय कर रहे हो अभी। तो K/1/m का ग्राफ पूछा जाओ तो ऐसा बताएंगे। K = PS²/2m, तो ग्राफ खींच लिया और बाकी लिखना हो K1/K2।
नीट 2003 में जाके देख लोगे, यही सवाल लिखा होगा, एक बॉम्ब है, बॉम्ब को, ये बॉम्ब को नहीं, वो बॉम्ब नहीं लिखा, बोला कि प्रोजेक्टाइल को, लाइक बॉम्ब को प्रोजेक्टाइल मोशन में लॉन्च किया। बॉम्ब को किस में लॉन्च किया? और बॉम्ब जो है तो अपने पाथ में हाईएस्ट पॉइंट पे जाके एक्सप्लोड कर गया। बॉम्ब पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं करा, क्या करा? बीच में ही कहीं एक्सप्लोड कर गया, हाईएस्ट पॉइंट पे, जहाँ भी कहीं भी। तो दो पार्ट में एक्सप्लोड किया, तो दोनों पार्ट्स का काइनेटिक एनर्जी का रेशियो लिखो, कहते उनके मासेज m1 m2 है। बॉम्ब पहले एक ही था, दो में टूट गया, दो में टूट गया। एक का मुन्नी 1 और मुन्नी 2 में काइनेटिक एनर्जी का, मुन्नी 1 और मुन्नी 2 का काइनेटिक एनर्जी का रेशियो लिखो, K1/K2, मुन्नी 2/मुन्नी 1, काइनेटिक एनर्जी का रेशियो मास के इनवर्स रेशियो में आएगा ना। कुछ समझ में बात? काइनेटिक एनर्जी जाके देख लो, फुल क्वेश्चन जाके देख लोगे। K1/K2 = M2/M1 नीट 2003 में फुल क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्लियर बात हो गई? बोलो 2003 की बातें तुम्हें कैसे याद है कि यही लिखा हुआ? वहाँ K1K2 नहीं लिखा, E1 E2 लिखा। क्या लिखा है? E1 E2 लिखा हुआ। वो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी E1 E2 है, तो E1 E2 का रेशियो निकलता है M2/M1। मतलब ये जब हमने क्लास में पढ़ाना शुरू किया तो मेरा पहला कॉन्सेप्ट यही था, जब पहले हम यहीं से पढ़ाते थे। ये क्यों पढ़ाते थे कि इससे एग्जाम में आता है, और उसी साल आ भी गया। और अभी भी बोलता हूँ कि मैं जो पढ़ाता हूँ एग्जाम में आता है। अभी भी काफ़ी लोग बैठे हुए हैं, 95% लोग क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। वो एक साल बाद उनको एक बार दे देते हैं एग्जाम जा करके, देखते हैं वही सवाल आ गया, और उसके बाद उनसे लगता है कि नहीं हमारी अब, अगर हम पढ़े होते अच्छे से, प्रैक्टिस किए होते तो हमारा जो है काम हो जाता है। समझ आई बात नहीं है? तब अगली बार उनको समझ में आता है कि अब हमें सीरियसली पढ़ना, जो बता रहा तो सही में एग्जाम में आता। उस साल भी ऐसे ही हुआ था जब हमने ये पढ़ाया, तो काफ़ी लोग, अभी तो मैं फिर भी तो ठीक ठाक दिखता हूँ, उसमें मैं तुम्हारी उम्र का दिखता भी था उसी उम्र का। तो और भी लोग समझते थे कि अरे हम तो अभी तो ट्रेंड चेंज हो गया ना, कि अब तो पढ़ाने वाले लोग भी यंग होते हैं। पहले ओल्ड होते थे। 2003 में जाओगे तो पहले 20 मतलब बूढ़े लोग पढ़ाते थे, तो कोई यंग आदमी आ गया तो पहले तो पढ़ता ही नहीं था कोई, बोलते ये क्या पढ़ाएगा। नहीं समझ में आई बात? अब तो ट्रेंड चेंज हो गया कि सभी लोग यंग पीपल इस प्रोसेस में आ रहे हैं, बट उस समय का जो एक्सपीरियंस है, तो वैसे भी लोग विश्वास नहीं करे, आ जाते थे क्लास में, चलो पढ़ा रहा तो कुछ जाते बैठते हैं, कुछ तो देगा ज्ञान। और जब ये पहला कॉन्सेप्ट हमने यही बताया था, और जाके देख लो आ गया। और उसके बाद जो है आगे जो एग्ज़ाम देने के बाद आकर के 2-3 दिन तो मतलब कुछ जिनका अच्छा गया था वो आए मिलने के लिए आए, कुछ लोग बाद में आते हैं, थोड़े दिन बाद आकर रोने लगे। हम क्या हो गया, हमें तो समझ में आ गया क्यों रो रहा है ये। तो आपसे जो चीज़ें बताई जा रही है टू द पॉइंट एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं। आपको जो ईयर बता देता वो भी चेक कर सकते हो, मुझे तो वो पूरा याद है। 2003 के बाद का तो पूरा याद ही है, उसके पहले का भी याद है कि ये क्वेश्चंस समझ आई बात नहीं। कॉन्सेप्चुअली तो हर एक साल का याद है कि उसका IIT का एग्ज़ाम ले लो, ये एग्ज़ाम ले लो कि ये फंड आया हुआ है और पूरा निचोड़ तुम्हें दे दिया जा रहा है। तो ज़रूरी है कि तुम उनको समझ करके याद रखो और अप्लाई करो। अप्लाई करोगे, जो अप्लाई कर देते हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं आती है फिर, कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा। K1/K2 कितना? बॉम्ब का फुटना, ये फुटना, वो फुटना, वो भी अर्लियर में पूछा हुआ, हर एक साल पूछा हुआ। ये राइफल वाले क्वेश्चन कितनी बार पूछा हुआ दिख रहा है। यहाँ से तो 2-3 इन्फॉर्मेशन और दिख रहा है कि जिसका मास कम होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी, जिसका मास कम है उसकी काइनेटिक एनर्जी दिख रहा है ना यहाँ पे, जिसका मास है उसकी काइनेटिक एनर्जी। समझ आई बात नहीं आई? तो वो भी पूछा हुआ कि राइफल और बुलेट में फूट गया, राइफल बुलेट से फूट गया, और राइफल बुलेट अलग अलग हो गए तो किसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा? बुलेट की ज़्यादा, क्योंकि मास, और राइफल की, बुलेट की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा, हल्के चीज़ की काइनेटिक एनर्जी, तो बुलेट की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा और राइफल का
कम। काइनेटिक एनर्जी पूछे जाते हैं, मास तो हमें पता ही होता है किसका ज़्यादा होता है किसका कम होता है। तो बुलेट की काइनेटिक एनर्जी, दोनों का मोमेंटम, राइफल एंड बुलेट दोनों का मोमेंटम सेम, गलत चीज़ है। मोमेंटम मैग्नीट्यूड में बराबर होता है, डायरेक्शन में अपोजिट होता है, इसलिए मोमेंटम बराबर नहीं होता। बस इसी स्टेटमेंट के लिए बार बार क्वेश्चन पूछते हैं। क्या बताया कि राइफल एंड बुलेट का मोमेंटम इक्वल नहीं होता। क्या इक्वल होता है? मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा, डायरेक्शन में। ये स्टेटमेंट ट्रू है, दोनों का मोमेंटम बराबर। गलत स्टेटमेंट है, सुन लिया सब लोगों ने। अरे दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो जानते ही होगे ना कि राइफल आगे जाती है तो बुलेट पीछे जाती है, बुलेट आगे जाएगी तो राइफल पीछे जाएगी। रॉकेट कहाँ जाएगी? रॉकेट ऊपर जाएगी, फ्यूल कहाँ जाएगा? समझ आई बात? नहीं आई तो ऐसे इन्फॉर्मेशन तुम जानते होगे। तो ऐसे जो है अल्फा पार्टिकल निकलता तो कहाँ जाता है? अरे अल्फा जिधर जाएगा न्यूक्लियस उसको उल्टा जाता है। ऐसा नहीं होता क्या? राइफल बुलेट सिस्टम में बुलेट आगे तो राइफल पीछे, वैसे ही न्यूक्लियस से कौन निकलेगा? अल्फा निकलता। न्यूक्लियस किसका वोमिटिंग करता है, तो अल्फा कहाँ जाएगा? आगे। तो बुलेट कहाँ? अल्फा आगे तो न्यूक्लियस पीछे। जो कोई एक को आगे मान लो दूसरे को पीछे का, तो खत्म ही बात। हाँ या नहीं? अरे ये भी तुम देख सकते हो कि कोई आदमी वोमिटिंग करता है, तो आदमी वोमिटिंग करता है तो आगे तो पीछे से लोग उसको पकड़े रहते हैं, या वो खुद ही पकड़े रहता है, मैं पीछे न खिसक जाऊं, मैं पीछे ही। ये कॉमन सा प्रोसेस है कि तुम देखोगे जो भी कोई वोमिट कर रहा होगा तो उसका जो रिलेटिव होगा तो उसे पकड़े रहता है, पीछे ना स्लिप कर जाएगा। समझ आई बात? नहीं आई तो कॉमन सा प्रोसेस है कि जो कोई वोमिटिंग कर रहा है तो जो वोमिटिंग जो डस्ट जो भी बेस्ट पार्टिकल है और जो आदमी है, दोनों का मोमेंटम क्या होगा? डिफरेंट होगा। मैग्नीट्यूड क्या होगा? और डायरेक्शन। किसका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा? हाँ, बेस्ट पार्ट का काइनेटिक एनर्जी, इसलिए आगे आजू बाजू वाले लोग भाग जाते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? बुलेट का काइनेटिक एनर्जी याद रह जाएगा, K1/K2 = M2/M1। जो राइफल बुलेट सिस्टम में भी पूछा हुआ, 2015 में पूछा हुआ ये कि न्यूक्लियस से अल्फा पार्टिकल निकल के 4 स्टेटमेंट कौन सा ट्रू है। जाके देख लो नीट 2015 में, नीट 2015 में जाके देख लो, ये स्टेटमेंट पूछा हुआ कि न्यूक्लियस से अल्फा पार्टिकल निकल गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो किसका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा? अल्फा का ज़्यादा। और न्यूक्लियस का रेसिडुअल न्यूक्लियस जो बचेगा, काइनेटिक एनर्जी कम। और मोमेंटम के बारे में, दोनों का मोमेंटम डिफरेंट, मोमेंटम का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन। तो इसमें देख लो क्या खोजने बोला हुआ है, स्टेटमेंट इन पे तुम्हारा एलिमिनेट हो जाएगा। 4 स्टेटमेंट जो भी पूछा जाएगा तो देख लो तुम आके। समझ आई बात? नहीं आई? और जाओगे 2012 में जो है तो जो एटम वाला है तो उसको बोर्स थ्योरी में पढ़ाऊंगा। एटम वाला प्रोसेस भी पूछा हुआ। तो ऑलमोस्ट जो है हर एक फिनोमेना कभी ना कभी किसी फॉर्मेट पे तो कोलिजन एक्सप्लोजन मिला के कहीं ना कहीं पूछा रहा था। के फिलहाल हमारा क्या है, K = P²/2m कॉन्सेप्ट देख लिया। K = P²/2m में तो कुछ इन्फॉर्मेशन बता दिया गया, ये चलता ही रहेगा। अब K = P²/2m, मोमेंटम कंजर्व रहेगा, एक्सप्लोजन वगैरह में लगा दिया। हाँ, तो एक दूसरा इन्फॉर्मेशन होता है, मोमेंटम को कंजर्व करके कर लिया ना, दूसरा मास को कंजर्व करके K and P में क्या रिलेशन हो जाएगा? K = P², K = तो ये जो है तो मोमेंटम को बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है। मोमेंटम को बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाएंगे तो मोमेंटम बढ़ेगा, मोमेंटम बढ़ाएंगे तो काइनेटिक बढ़ेगा, काइनेटिक बढ़ाएंगे तो समझ आएगा। मोमेंटम को घटाएंगे तो काइनेटिक घटेगा, काइनेटिक घटाएंगे तो कोई एक मार्क दिया रहेगा, दूसरे में निकालने बोलेगा। रेडी है सब लोग? देख लेगा दोनों में क्या डिफरेंस है। ऐसे बहुत सारे रिलेशन आएंगे। ये पावर 2 वाला है और ये पावर 1 वाला है। P² पे पावर 2 है ना, P² पे पावर 2 है, P² पे पावर 2 है। पावर 2 एंड 1 में तो पावर 2 में परसेंटेज चेंज दिया रहेगा, पावर 2 में परसेंटेज चेंज दिया रहेगा। मोमेंटम में परसेंटेज इंक्रीज, मोमेंटम में परसेंटेज इंक्रीज दिया हुआ। देखो इधर मोमेंटम में परसेंटेज इंक्रीज दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है? मोमेंटम में परसेंटेज इंक्रीज कुछ वैल्यू दिया रहेगा।
देखोगे काइनेटिक एनर्जी में कैसे निकालेंगे, सीधे ही देखेंगे, ऐसा करेंगे, इसमें आंसर आ जाएगा हमारा। मोमेंटम में दिया हुआ है, 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 मोमेंटम में दिया हुआ, जो भी दिया हुआ यहाँ वैल्यू को यहाँ रख दोगे तो काइनेटिक एनर्जी में निकल के आ जाएगा। मोमेंटम में x% का इंक्रीज है, कितना इंक्रीज है, तो x को प्लस में यहाँ डाल दिया, x को यहाँ डाल दिया, यहाँ डाल दिया, डिवाइड कर दिया, जो आएगा तो आंसर आ जाएगा। बहुत आसान काम है। डब्बा वाला फार्मूला, बॉक्स वाला फार्मूला बोलते हैं, 2 टाइम्स बॉक्स प्लस बॉक्स इंटू बॉक्स बाई 100। बढ़ाने के लिए क्या रखेंगे इसमें, प्लस में, और घटाने के लिए खत्म होगी बात। बच्चा देश में जानता है कि मोमेंटम को अगर 100% से बढ़ा देंगे तो काइनेटिक एनर्जी 300% से बढ़ जाएगा। तो ऐसा डायलॉग सुना नहीं सुना? मोमेंटम को कितना % से बढ़ाया, 100% से, तो काइनेटिक एनर्जी 300% से बढ़ जाएगा। कर लो, यहाँ पे डाल दो, मोमेंटम इज इंक्रीज बाई 100%, बॉक्स में डाल दोगे, मोमेंटम इंक्रीज बाई 100%, 100%, 100%, 100%, डालो, मोमेंटम इंक्रीज बाई 100%, मोमेंटम इंक्रीज बाई 100%। किसी भी गली मोहल्ले में तुम भी जाकर बता दोगे किसी को, हर एक गली मोहल्ले की किताब में लिखा हुआ है ये। मोमेंटम को कितना % से बढ़ा दिया, 100 डाल दो यहाँ पे बॉक्स में, 100 गुने 100 बाई 100 क्या मार जाएगा, 200 प्लस 100 कितना हो जाएगा, समझ आ गया होगा, ये आंसर हो जाएगा। ये ऐसे सारे फार्मूले में, या पहली बार आपको ये फार्मूला K=P²/2m यहाँ पे मिला, आगे और भी फार्मूले मिलेंगे, बार बार इसका इस्तेमाल करूँगा। कौन सा केस बोल रहे हैं हम लोग, पावर 2 में दिया रहेगा, और निकालने के लिए किस में बोलेगा, तो बॉक्स वाला फार्मूला 2 टाइम्स बॉक्स प्लस बॉक्स इंटू बॉक्स बाई 100 है। परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम में दिया रहेगा। ये कौन सा फंडा बोलते हैं, पावर 2 में दिया रहना, पावर 1 में निकालना, माइनस बोल दिया कि देखा जरा, मोमेंटम को 20% से घटा दिया, मोमेंटम को 20% से घटा दिया, मोमेंटम डिक्रीज्ड बाई, मोमेंटम डिक्रीज्ड बाई, तो 20%, डिक्रीज, तो माइनस रख दोगे 2 टाइम्स, बॉक्स में माइनस रख दें, -20 प्लस -20 बाई 100, तो कितना आ जाएगा, -36, -36। माइनस का मतलब क्या बता रहा है, अगर मोमेंटम घटाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी घटेगा। मोमेंटम घटाएंगे तो, मोमेंटम को 20% घटाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी तो 36% घट जाएगा। समझ आई बात नहीं? पीछे जो भी टॉपिक पढ़ा था वहाँ भी, और आगे जो भी टॉपिक पढ़ेंगे वहाँ भी, कभी पैराबोलिक फंक्शन रहे, K=P² कौन सा फंक्शन है, पैराबोलिक फंक्शन में एप्लीकेबल है। पावर 2 में दिया रहेगा, पावर 1 में निकालना, ये वाला यूटिलाइज कर लोगे, क्लियर बात हो गई। ये हर एक गली मोहल्ले की किताब में दिया हुआ कि मोमेंटम को 100% बढ़ाया, काइनेटिक एनर्जी कितना %, 300%। उल्टा भी कर लोगे, देखा था, ये बॉक्स में डाल दोगे, कुछ और वैल्यू जाकर घर में डाल दोगे, देख लें 10% मोमेंटम कितना से बढ़ा दिया, 10%, 20%, 30% बढ़ा दो, 10, 20, 30, 40, 10, 20, 30, 50, 50, बताओ जल्दी आंसर बता दो ना। 21 काइनेटिक एनर्जी में निकाल लेगा, सब लोग भरेगा, जो नहीं भर रहा आपके बगल में बताएगा। अगले में 44, वेरी गुड। 21 पहले में 21, दूसरे में 44, चलता रहेगा। अगले में 69%, अगले में 96, अगले में 125। सब लोग फटाफट भर लेगा। अब जोड़ने का काम है, ये तो जोड़ सकते हो तुम, और तुम गली मोहल्ले में किसी को बता भी दोगे ऐसा कैसा करते हमारा आंसर आ जाता है। दस डाला, 10, 2 टाइम्स 10 करोगे 20 हो जाएगा, 20 प्लस 1 21 आ जाएगा। दो 2 टाइम्स बॉक्स लिखना है बेटा, 2 टाइम्स बॉक्स, 2 टाइम्स बॉक्स, 2 गुने 10। 100% वाला कर रहे हो, 10% वाला कर रहे हो, 50 वाला, तो 2 × 50 100 हो गया, 50, 50, 100 बते 125,
किसी को भी दिक्कत है बता देगा, बोलो बोलो, बताओगे 25% वाला 25 है, वहाँ पे 25 लिखेंगे बॉक्स में तो 50 हो जाएगा। 25% वाला कर लोगे ना तुम, 25% वाला तो 50 हो गया, 50 प्लस 12.5 ना समझ में आई बात। 25 वाला 25 गुने 25 कितना 625 बटे 100 6.25 50 प्लस 56.25 ना समझ में आई बात। कर लोगे सारा काम, किसने कहा सारा बता सकते हो 10 का डबल 20 20 प्लस 1 21 40 प्लस 4 60 प्लस 9 80 प्लस 16 100 प्लस 25 फिनिश। तो जल्दी से देखते कौन भर पा रहा है इस पर। ये घटा दिया 10% से घटा दिया 19% 19 माइनस 19 माइनस 36 माइनस 51 माइनस 74 माइनस 74 या 64 74 या 64 हाँ जी माइनस 64 बोल रहे हैं। माइनस 80 में से माइनस करो ना, 80 में से कितना माइनस कर लें 16, 80 में 16 माइनस करेंगे तो 64 हो जाएगा माइनस में। बस खत्म हुई बात, भर लोगे अपना अपना, किसी को कन्फ्यूजन है बता देगा। पावर 2 वाले में दिया था, पावर 1 वाले में निकालना था, हर एक लोग कर लेगा। ये जो 19 आ गया माइनस में, ये कितना आ गया 36 आ गया माइनस में, और ये हो गया तो डेट विल बी 51 64 जिनको समझ नहीं आया तो बताएंगे कि हमसे पूछ लेंगे कि नहीं आया, नहीं आया तो हाथ उठा देंगे कि हमें ये वाला केस बता दो। ये बहुत आसान केस है, कोई मतलब कोई भी कर सकता है। डबल करेंगे माइनस 60 हो गया और माइनस 30 गुने माइनस 30/100 तो 9 हो जाएगा। तो 60 में से 9 माइनस कर लेंगे माइनस 51 आ जाएगा। तुम किसी को भी ट्यूशन दे सकते हो, ऐसे तुम वैल्यू लिखते जाओगे उसकी ज़िंदगी चलती रहेगी। जहाँ भी यह पहली बार स्टार्ट हुई है यहाँ पे भी लग जाएगा। जो आपने सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ा कितना, तो बोले वेलोसिटी को भी 10% से बढ़ा दिया तो सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ेगा घटेगा, तो यहाँ से लगा लेंगे 10% मतलब कितना फोर्स बढ़ जाएगा 21%। 10% स्पीड बढ़ाया तो 21%। समझ ये बात नहीं है, या देख लोगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि फोर्स के बारे में पूछ देगा। इधर बोले कि आर एंड वी में क्या रिलेशन हो जाएगा, ए फॉर एम कॉन्स्टेंट है। अगर ए फॉर एम कॉन्स्टेंट तो आर ई पोर्शनल टू, तो यहाँ भी स्पीड बढ़ा दे तो रेडियस बताओ। तो ऐसे कोई भी पाराबोलिक इक्वेशन में वैलिड है। ये 2-3 बार अभी दिखा दिया, आगे जो है तो 50 जगहों पे यूज करूँगा, हर एक चैप्टर में अब यूज होगा। तो किस में दिया था, पावर 1 वाले में इंक्रीज दिया हुआ था, किस में निकालना था हमें, पावर 2 वाले में निकालना था। क्लियर हो गया होगा, पावर 2 वाले में दिया था, पावर 1 में निकालना था। पावर 2 वाला दिया था पावर 1 में, पावर 2 दिया था पावर 1 में, किस में निकालना था, इसको क्या बोलते हैं पावर 1 कैलकुलेटर। क्या बोलते हैं, पावर 1 कैलकुलेटर। 2 टाइम्स बॉक्स प्लस बॉक्स इंटू बॉक्स बाई 100, 2 टाइम्स बॉक्स प्लस बॉक्स इंटू बॉक्स बाई। अगल बगल में कोई सो रहा तो जगा दो, उल्टा कर दें। पावर 2 कैलकुलेटर, पावर 2 कैलकुलेटर, तो पावर 2 कैलकुलेटर में ऐसा डाल दोगे, इस बॉक्स में डालोगे तो आंसर आ जाएगा। इस बॉक्स में आंसर डाल के कैलकुलेट कर लोगे, जो वैल्यू डाल करके। मतलब अब किस में दिया रहेगा, काइनेटिक एनर्जी में दिया रहेगा और मोमेंटम में निकालना बोलेगा। काइनेटिक एनर्जी में दिया रहेगा, मोमेंटम में निकालना होगा, मतलब पावर 2 कैलकुलेटर है ये, पावर 2 कैलकुलेटर, पावर 2 कैलकुलेटर। बॉक्स प्लस 100 का रूट इंटू 10 माइनस, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा।
डायरेक्ट आंसर आएगा, देख लेगा, कुछ भी वैल्यू दे दे। काइनेटिक एनर्जी ऊपर देगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज्ड बाई 1500%, 1500%, 1500%। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज बाई 1500%। तो मोमेंटम में निकालना, मोमेंटम का निकालना कितना होगा। 300%। तो डालोगे बॉक्स में, डाला तो बॉक्स में 1500 प्लस 100, 1600 का रूट 40 गुने 10, 400 माइनस 100, 300 हो गया। समझ नहीं आया इन लोगों को, वो डालेंगे वहाँ से अपने आप डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। कैलकुलेटर का मतलब होता है कि उसमें डालो आंसर आओ। डालो 1500 प्लस 100 कितना हुआ, 1600 का रूट 40, 40 गुने 10, 400 माइनस 100, फिनिश। और भी कोई वैल्यू तुम अपने लेते रहो, चलते रहो, कोई ज़रूरत नहीं है। इधर अगर घटाएंगे तो माइनस में लिख लो। देखते जल्दी से कौन बता रहा। अगर बोला काइनेटिक एनर्जी को डिक्रीज कर दे, डिक्रीज कर दे, डिक्रीज कर दे, डिक्रीज कर दे 16% से, काइनेटिक 16 नहीं, ऐसा कर लो 19% से डिक्रीज, 19%, 19%, 19% डिक्रीज किया, 19% डिक्रीज किया, 19 से डिक्रीज का मतलब माइनस होता है, डिक्रीज का मतलब माइनस था। 19% से घटा दिया, -10% से काइनेटिक एनर्जी को 19% घटा दिया, 19% घटा दिया, काइनेटिक एनर्जी 19% घटा दिया, काइनेटिक एनर्जी 19% घटा दिया, काइनेटिक एनर्जी 19% घटा दिया, फिनिश। 19% क्या लिख लोगे, $81 का रूट 90 माइनस, ये आंसर हो जाएगा, फिनिश हो गया। ठीक है, ये बाकी देख लेंगे। जो पावर वन कैलकुलेटर क्या बताया, पावर वन कैलकुलेटर पहले वाला था। पावर वन कैलकुलेटर 2 टाइम्स बॉक्स प्लस। अब ये याद करना तुम्हारा काम है कि पावर वन वाला कौन था, पावर टू कौन था। ये पावर वन कैलकुलेटर है, तो ये जो किसी भी परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज के लिए ट्रू है। लेकिन 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 अगर स्मॉल इंक्रीज और डिक्रीज दिया रहेगा, तुम्हारा आंसर को जो इतना ही एलिमिनेट हो जाएगा। 1%, 2% का मोमेंटम में चेंज किया तो काइनेटिक एनर्जी में पूछिएगा तो यहाँ से भी आंसर आ जाते हैं, डबल कर लेते हैं। मोमेंटम में जो दिया है उसका डबल कर लोगे तो किस में आ जाएगा, डायरेक्ट इतना ही। ये वाला नेगलेक्ट कर दोगे। 1% में हुआ क्या, मोमेंटम को 1% बढ़ाया, एक यहाँ लिखोगे, एक यहाँ रखोगे तो 0.01, और यहाँ पे 2 तो 2.01 आएगा। और डायरेक्ट कर लोगे तो कितना आ जाएगा, 2.0। डायरेक्ट करोगे 2 आंसर आ जाएगा। तो समटाइम्स 2.01 ऑप्शन होता ही नहीं है। क्या आंसर होता है, 1 2 3 4, तो क्या टिक कर देंगे वहाँ पे, हाँ ऑलवेज वैलिड है, ऊपर वाला ऑलवेज। आज छोटे परसेंटेज इंक्रीज के लिए, नहीं, वो छोटे के लिए भी वैलिड है, ऊपर वाला छोटे के लिए वैलिड है, सबके लिए वैलिड है, छोटा बड़ा। नीचे वाला सिर्फ छोटे के लिए। ये सिर्फ छोटे वाले में, ये छोटे वाले में वैलिड नहीं है बेसिकली, ये कहीं भी वैलिड नहीं है। ये वैलिड कहाँ पे, जब ऑप्शन 1 2 3 4 दिए रहेंगे। अगर ऑप्शन 2.2, 2.01, 2.02, 2.03 दिया हुआ तो यही वाला वैलिड है बस। वैलिड तो यही है, बट ऑप्शन के अनुसार से कुछ जगहों पे यहाँ से भी आंसर निकल जाता। क्लियर हो गया को लोगों को। ओके, नेक्स्ट टाइम करते हैं आगे।